Unacademy. Let's crack it. मित्रों, गांधी जयंती के इस पवित्र अवसर पर मैं 3 अनाउंसमेंट करना चाहूँगा। पहला, यूपीएससी मेंस एग्जाम के अलग अलग ऑप्शनल सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज क्वेश्चन पेपर्स आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। हिस्ट्री, एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस आदि बड़े सब्जेक्ट्स के हमने सबसे पहले टॉपिक वाइज पेपर सेट बनाए, बाकी का भी धीरे धीरे काम चल रहा है। दूसरा अनाउंसमेंट, आज रात गांधी जयंती के अवसर पर गांधी जी के जीवन के बारे में एक क्विज अनाउंस की गई है। इसमें आप पार्टिसिपेट करें, अच्छे नंबर लाने पर आपको अलग अलग आकर्षक इनाम जैसे अमेजॉन गिफ्ट वाउचर वगैरह मिल सकते हैं। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। तीसरा, अनअकैडमी के टॉप हिस्ट्री एजुकेटर प्रतीक नायक सर ने बापू के गांधी जयंती के अवसर पर साबरमती आश्रम में जाकर एक कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो बनाया, जिसमें आपको यूपीएससी मेंस, निबंध और इंटरव्यू में गांधी जी के बारे में कुछ भी बोलना या लिखना हो, आप उसको हैंडल कर सके, ऐसी सब कॉम्प्रिहेंसिव उन्होंने पूरी जीवन गाथा बताई है। तो इस वीडियो को अंत तक देखें एंड लेट्स क्रैक इट। साथ ही साथ गांधी जयंती पर हम बापू को प्रणाम करते हैं और उनके सत्य और अहिंसा के रास्ते पे आगे बढ़े, ऐसी मनोकामना करते हैं। बेस्ट विशेस। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पर आई जाने रे, पर दुखे उपकार करे पर मन अभिमान ना आने रे। जी हाँ दोस्तों, ये भजन गांधी जी का बहुत ही प्रिय भजन हुआ करता था। कहने की बात ये थी कि वैष्णव जन यानी कि एक सज्जन व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जो दूसरे के दुख दर्द को समझ पाए। गांधी जी के आगमन के बाद भारत की आज़ादी की आंदोलन की दिशा और दशा कैसे बदलती है, ये भजन से ही बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आता है। लोगों के दुख दर्द और पीड़ा को समझना, भारत की आज़ादी के आंदोलन के पॉइंट ऑफ व्यू से 1915 के पहले की परिस्थिति और 1915 के बाद की परिस्थिति में कैसे बदलाव आना, ये भजन से बहुत कथासचित होता है। नमस्कार, मेरा नाम है प्रतीक नायक और आज के पावन दिन 2 अक्टूबर के दिन हम लोग मिल रहे हैं गांधी जी के आश्रम के अंदर से, और हम आज बात करेंगे गांधी जी के विचारों के बारे में, गांधी जी के दर्शन के बारे में, और गांधी जी के आगमन से पहले और गांधी जी के आगमन के बाद आज़ादी के आंदोलन को एक कैसे नए डायरेक्शन मिलता है, एक कैसी नई ऊर्जा मिलती है, और साथों साथ हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि गांधी जी ना होते तो आज़ादी का आंदोलन कैसा होता। जय हिंद। 2 अक्टूबर 1869 गांधी जी का जन्म हुआ पोरबंदर के अंदर। उनकी फैमिली, जैसे कि हम सबको पता ही है कि पोरबंदर की जो दीवान उनके ग्रैंडफादर हुआ करते थे, रॉयल फैमिलीज़ के साथ ब्यूरोक्रेसी के अंदर कनेक्टेड थी। खैर, हमें ये देखना है कि 1869 में जब उनका जन्म हुआ गांधी जी का, उस दौर में आज़ादी के आंदोलन की दिशा क्या थी। 1857 का रिवॉल्ट हुए 12 साल हुए थे। राजकीय आंदोलनों की शुरुआत हुई थी, समाज सुधार की शुरुआत हो चुकी थी, सोशल रिफॉर्म्स, जिसके बारे में हमने पढ़ा भी है। ये वो दौर है जहां भारत के अंदर राजकीय रूप से विघटित, या मैं कहूँगा कि छोटे छोटे पॉलिटिकल एसोसिएशंस बन गए थे। इंडियन एसोसिएशन जैसी संस्था SN बनर्जी के द्वारा कलकत्ता के अंदर बनती है। एक साइड के ऊपर दादा भाई नौरोजी अपने आंदोलन की शुरुआत कर चुके थे राजकीय एवं आर्थिक विचारों से। ये वो दौर है जब गांधी जी का बचपन एक साइड के ऊपर पोरबंदर और वहाँ से राजकोट में शुरू हुआ, और दूसरी साइड के ऊपर आज़ादी के आंदोलन ने भी एक नई दिशा पकड़ी। 1880 के दशक तक आते आते हमें ये देखने को मिल रहा है कि गांधी जी जैसे जैसे अपने बचपन से अपने यूथफुल स्टेज में आए, इस दौर में इंडियन नेशनल मूवमेंट को भी एक नया एंगल मिल रहा था। करीबन 1884-85 की बात है, 1885 के आसपास का पीरियड है। ये वो दौर है जब गांधी जी राजकोट में ही अपनी पढ़ाई ऑलमोस्ट ख़त्म कर रहे थे। साथों साथ इनका संयोग भी बन रहा था कि वो भावनगर या विदेश में जाके स्टडी भी करे। इस दौर के अंदर कांग्रेस नामक संस्था की स्थापना हो चुकी है। ये वो कांग्रेस थी जो गांधी के आगमन के पहले की कांग्रेस है, और इसके कारण उसमें जो इनिशियल जो लीडरशिप थी, उनको मॉडरेट्स या नरम दल के रूप में पहचानते हैं। गांधी जी इस दौर के अंदर जब कांग्रेस की स्थापना हुई तो उससे थोड़े पॉलिटिकली उतने अवेयर नहीं थे। करीबन 1888 के आसपास का दौर है जब वो इंग्लैंड गए पढ़ाई करने के लिए, और वहाँ से ही मैं कहूँगा कि उनको एक स्पार्क मिला, उनको एक ट्रिगर मिला। ट्रिगर एक तो रेशियल अब्यूज़ का था, खास करके इंग्लैंड में जाके थोड़े बहुत कल्चरल शॉक लगना। ट्रिगर इस तरह से भी था कि अपने आप को पाश्चात्य यानी कि वेस्टर्नाइजेशन से इन्फ्लुएंस होना। पर खैर, जैसे तैसे करके गांधी जी इंग्लैंड के अंदर अपने आप को संभालते हैं, अपने आप को मैं कहूँगा कि खोजते हैं। एक तरह से उनको समझ में आया कि उनकी जो मेन जो दृष्टिकोण है समाज को प्रति, राजकीय परिस्थिति के प्रति कैसा रहा। लॉ ख़त्म करने के बाद गांधी जी वापिस आए। करीबन 1890s का ये दौर चल रहा है, और इस दौर के अंदर भारत की आज़ादी के आंदोलन में मॉडरेट्स यानी कि कांग्रेस की जो
भूमिका है वो बड़ी मैं कहूँगा कि इम्पैक्टफुल नहीं थी उतनी। ये वो दौर है जहाँ भारत में आर्थिक परिस्थितियाँ या उतने अवसर भी नहीं हुआ करते थे समाज में, और इसी के कारण गांधी जी को ये चीज़ समझ में आई कि इफ़ गिवन एन अपॉर्चुनिटी आई शुड मूव आउट एज वेल। एंड करीबन 1893 के दौर में उनको दादा अब्दुल्ला करके एक गुजराती बिजनेसमैन थे, उन्होंने कॉल किया, अफ्रीका बुलाया, और इंग्लैंड से जब वकीलात की पढ़ाई करके वापस आए थे बॉम्बे और राजकोट में प्रैक्टिस शुरू करने की कोशिश की थी। बट फिर उनका जो मैं कहूँगा कि भारत में शुरुआत हुई वो भारत से पहले अफ्रीका के अंदर होता है। तो करीबन 1893 से लेके 1915 तक गांधी अफ्रीका के अंदर ही रहेंगे, और इस 22 सालों में हम ये कहते हैं कि एक जर्नी शुरू होती है जिसे हम लोग कहते हैं मोहन टू महात्मा। जी हाँ दोस्तों, मोहनदास करमचंद गांधी से लेके कैसे महात्मा गांधी का जो एक पूरा अवकाश का दौर था जहाँ व्यक्ति अपने आप को खोजता है, अपनी पोटेंशियल को समझता है, ये सब कुछ चीज़ें अफ्रीका के अंदर थी। तो करीबन 1893 से लेकर 1915 तक का ये जो दौर है गांधी जी अफ्रीका के अंदर रहे, उसके समकालीन पीरियड में भारत की आज़ादी का आंदोलन एक नए तरह से निकल के आया। अफ्रीका के ऊपर बात करते हैं, पर उसके पहले भारत के बारे में बता रहा हूँ कि भारत में उस टाइम पे हुआ क्या। आप देखिए कि 1890 से लेकर 1900 तक आते आते इंडियन नेशनल कांग्रेस जो इनिशियली मॉडरेट्स के द्वारा फाउंड किया गया था, उसमें बहुत बड़े फंडामेंटल चेंजेस आ रहे थे। नरम दल के सामने एक और दल निकल के आया था जिसे हम लोग कहते हैं चरम दल, यानी कि एक्सट्रीमिस्ट। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, औरोबिंदो घोष जैसे राष्ट्रवादी नेताओं का उदय होना। एक साइड के ऊपर मॉडरेट्स में दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी जैसे लीडर्स हमें देखने को मिल रहा है। दिनशा वाचा से लेके बहुत ही एक ऐसी लॉबी निकल के आ रही थी जिनके बीच में वैचारिक मतभेद बहुत था कि भारत की आज़ादी का आंदोलन कैसे होना चाहिए, किस तरह से हमें आगे चलना चाहिए। ये वो दौर है जहां इनके बीच में आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस निकल के आए, और इसके कारण जो पॉलिटिकल इम्पैक्ट इंडियन नेशनल मूवमेंट में होना चाहिए वो नहीं दिख रहा था। खैर, मॉडरेट्स ने और एक्सट्रीमिस्ट ने अपने हिसाब से प्रयत्न किए। ये प्रयत्न हमें 1905 के आसपास के दौर के अंदर देखने को मिले, जहां स्वदेशी मूवमेंट की शुरुआत हुई, और ये पहली बार ऐसा रहा था जहां स्वदेशी विचारधारा और भारत को स्वराज की तरफ लेके जाने की बात हो रही थी। खैर, ये स्वराज की परिभाषा भी उस टाइम के अंदर मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स के द्वारा मैं कहूँगा कि डिफाइन नहीं हो पा रही है, और गांधी जी इसी दौर के अंदर अफ्रीका के अंदर अपना जो एक मैं कहूँगा कि नेट प्रैक्टिस है वो करने की शुरुआत कर रहे थे। तो ये 1900 के आसपास का दौर, करीबन 1915 के पहले का दौर अगर आप भारत में देखिए तो स्वदेशी मूवमेंट हुआ, पर वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। ब्रिटिश सरकार जो कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी, जिसे हम लोग एक प्रकार की गाजर और डंडे की नीति के रूप में पहचानते हैं, जिसके थ्रू इन्होंने भारत के आज़ादी के आंदोलन को सप्रेस कर दिया। वाइसरॉयज़ की नीति को देख लीजिए, कर्जन जैसे वाइसरॉयज़ को आप देखिए, या क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का उदय होना आप इसको देखिए कि ये वो भी दौर है जब गांधी जी अफ्रीका में थे, तब भारत में क्रांतिकारियों का पहला एक प्रकार का मैं कहूँगा कि आंदोलन शुरू हो चुका था। इसमें बंगाल में युगांतर जैसी समितियों का निर्माण होना, अनुशीलन समितियों का नेताओं का उदय होना, एकाध दो प्रकार की क्रांतिकारी घटनाएं करके हिंसा के उपयोग और बल के उपयोग के थ्रू विदेशियों को या ब्रिटिश सरकार को उखाड़ फेंकने की बात करना। खैर, ये सब कुछ चीज़ें गांधी जी के आगमन के पहले हो चुकी थी, पर उसकी इम्पैक्ट उतनी मैं कहूँगा कि नेशनल मूवमेंट के ऊपर आनी चाहिए उतनी नहीं आ रही थी। बहुत सारे लीडर्स महाराष्ट्र के अंदर भी थे, सावरकर का उदय हुआ इसी दौर के अंदर। हमें देखने को मिल रहा है कि बंगाल के अंदर अजीत सिंह जैसे क्रांतिकारी निकल के आए, बट अभी भी हमें मिल रहा है कि चैनलाइजेशन जो सोशल बेस है, वो सोशल बेस पूरी तरह से उभर के नहीं आ पा रहा है। वो सोशल बेस बदलता है 9 जनवरी 1915 के दिन, जब गांधी जी का आगमन हुआ और भारत की आज़ादी को एक नई ऊर्जा मिली। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे गांधी जी की जर्नी 1893 से लेकर करीबन 1915 तक अफ्रीका में कैसी रही। ये वो दौर है जब गांधी जी अपने खुद को तराशने की कोशिश कर रहे थे, और शायद मैं ये कहूँगा कि उन्होंने अपने आप को आइडेंटिफाई कर दिया था कि वो किस दिशा में जाएंगे। देखिए, वकीलात के तौर के ऊपर अफ्रीका के अंदर एक प्रैक्टिस की शुरुआत करना, इंडियन ओरिजिन सबसे पहले लॉयर के रूप में अफ्रीका के अंदर पहुंचना, और अफ्रीका ही थे जिसके द्वारा मैं ये कह सकता हूँ कि मोहन करमचंद गांधी या मोहनदास करमचंद गांधी अल्टीमेटली महात्मा गांधी के रूप में परिवर्तित हुए। कारण उसका बहुत सारा था। आप देखिए कि जब पहली बार वो डरबन जब उतरे और वहाँ से ही वो सपोज टू गो टू प्लेस कॉल्ड प्रिटोरिया, और रास्ते में ही एक रेशियल ह्यूमिलिएशन फेस करना, ट्रेन के फर्स्ट क्लास की टिकट होते हुए बावजूद भी उनको धक्के मार के उतार देना। इस दौर के अंदर ये भी समझ में आया उनको
कि रात को कोई कमरा नहीं दे रहा था, तो ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति क्या करता? गांधी जी ने कहा कोई बात नहीं, मजबूरी का नाम ही है जीवन, और इसको मजबूरी के रूप में हम नहीं देखेंगे, इसको मजबूती के रूप में देखेंगे। और इस दृष्टिकोण से ऐसी सब घटनाओं ने गांधी जी को तैयार किया। ये वो दौर है जब अफ्रीका के अंदर सैकड़ों की मात्रा में भारतीय समुदाय रह रहा था। हिंदू, मुस्लिम, सिख समाज के लोग थे, पारसी समाज के लोग थे, जिनके पास अधिकार नहीं थे, जिनके पास राइट्स नहीं थे, उनको अधिकारों से वंचित रखा जाता था। इस दौर के अंदर जैसे गांधी जी 1915 में भारत में आके एक आंदोलन को नई दिशा देते हैं, तब उन्होंने अफ्रीका में एक संस्था की स्थापना की। नताल नाम का एक प्रोविंस था, वहाँ पे नताल इंडियन कांग्रेस की स्थापना करना, इंडियन ओपिनियन नामक एक न्यूज़पेपर की शुरुआत करना। नाम ही है इंडियन ओपिनियन, जिसके थ्रू वो भारतीयों का ओपिनियन देने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, ये दौर बड़ा इंटरेस्टिंग है गांधी जी के बारे में, क्योंकि गांधी बिकॉज ब्रिटिश एजुकेटेड थे। ये वो भी दौर है जहाँ वकीलात की पढ़ाई करके आए थे, तो ही ऑलवेज बिलीव्ड इनटू द फेयर सेंस अबाउट द जस्टिस पार्ट, अबाउट दैट द ब्रिटिश विल डू गुड फॉर द इंडियंस। और इसके लिए इस दौर पे गांधी जी ने भी अपनी जो पॉलिटिकल अप्रोच रखी है बड़ी मॉडरेट सेंट्रिक थी। उनका कोई सत्याग्रह या जिसे हम लोग आज की तारीख में ये आश्रम में बैठे हैं, जिसकी ये शुरुआत 1917 के बाद भारत में आके करेंगे, वैसा ही आश्रम भी उन्होंने अफ्रीका में बनाया था, पर बहुत बाद में बनाया। ये वही दौर है जब गांधी जी इंडियन नेशनल कांग्रेस के नेताओं के साथ भी परिचित थे। आप देखिए, गांधी जी का अप्रोच हार्डलाइनर नहीं रहा है। उसके पीछे का एक कारण ये है कि इनिशियल दौर के अंदर एक तो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन और ब्रिटिश पॉलिटिकल और एजुकेशन सिस्टम के साथ उनका जुड़ना, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कांग्रेस के ही बहुत ही दिग्गज नेता गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा उनको मेंटरशिप मिलना। गांधी जी का ये दौर देख के आपको लग रहा होगा कि गांधी जी क्यों पिटीशंस कर रहे थे, गांधी जी क्यों पॉलिटिकल एजिटेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हार्डलाइनर अप्रोच नहीं फॉलो कर रहे थे। खैर, उसके पीछे का एक कारण ये है कि गांधी के जो तात्कालिक मेंटर हुआ करते थे वो खुद मॉडरेट ग्रुप से थे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ गोपाल कृष्ण गोखले साहब की। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी नाम की संस्था के फाउंडर, कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके थे। गांधी जी को उन्होंने ही मेंटर किया था। इनफैक्ट 1900s के बाद से ही गांधी जी एक दो दफ़ा जब भारत भी आए थे, तभी भी गोखले साहब के साथ उनका परिचय था। और गोखले जी थे जिनका अप्रोच भी मॉडरेट रहा था। इसके लिए पिटीशंस, अर्जियाँ लिखना, ब्रिटिश सरकार को दरख्वास्त भेजना कि हमारे लिए सुधार कर दो, हमारे साथ ही अन्याय ना कर दो, ये सब चलता रहा करीबन 1906 तक। 1905-06 के आसपास का दौर बड़ा इंटरेस्टिंग रहा गांधी जी के जीवन में, जहाँ कभी कभी होता है कि व्यक्ति के जीवन में बहुत ही फंडामेंटल चेंज आया, और वो चेंज था पैसिव रेजिस्टेंस का। अब आप कहोगे कि सर, पैसिव रेजिस्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ें कहाँ से निकल के आई? तो देखिए, आंदोलन करने के दो आयाम होते हैं। एक होता है एक्टिव रेजिस्टेंस, जहाँ आप उग्र होके हार्डलाइनर अप्रोच अपनाए, आपके मुद्दे कोई सुनता नहीं है तो उसके सामने आप शायद हिंसा का उपयोग करें। गांधी का ये मानना था कि देखो, हिंसा नहीं करूँगा, मैं रेजिस्ट करूँगा पैसिव वे के अंदर। कैसे? नॉन कोऑपरेशन करके, असहयोग करके। आपके साथ कोई भी प्रकार का मैं सहयोग नहीं करूँगा। आप मुझे कहोगे कि आप मुझे टैक्सेस दो, मैं कहूँगा मैं नहीं दूंगा। आप कहोगे कि यहाँ पे कानून बना दिया गया है कि लाइन को क्रॉस नहीं करना है, गांधी कहेंगे मैं सबसे पहला व्यक्ति हूँगा जो लाइन को क्रॉस करके आगे जाऊँगा, चाहे तुम मुझे जेल में डालना है तो डाल दो, क्योंकि कानून खुद ये मानवता के विरुद्ध में है, ये मूल अधिकारों के विरुद्ध में है, जो नेचुरल राइट्स, जो प्राकृतिक अधिकार है, उसके भी विरुद्ध में है। इस दृष्टिकोण से 1906 एक ऐसा दौर आया गांधी जी के जीवन में जहां उन्होंने पैसिव रेजिस्टेंस, जिसे आज की तारीख में हम लोग सत्याग्रह के रूप में पहचानते हैं। खैर, ये वो भी दौर है जब गांधी दार्शनिक होते जा रहे थे। धीरे 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 धर्म के प्रति, जो धार्मिक ग्रंथ है, उसके प्रति भी उनका झुकाव बढ़ रहा था। सत्य, प्रेम और अहिंसा, ट्रुथ, दैट इज ट्रूथफुलनेस, दैट इज लव एंड नॉन वायलेंस, इन तीनों के आधार के ऊपर गांधी जी को समझ में आया कि जीवन की वास्तविकता क्या है। एक व्यक्ति के रूप में, एक इंडिविजुअल के रूप में हमें परम ब्रह्म, दैट इज़ द सुप्रीम बीइंग को पहुंचना है। अगर उनको रीच करना है तो कैसे करेंगे? 1906 से लेकर 1915 तक गांधी जी ने अफ्रीका के अंदर अपने आंदोलन को और पुरजोर से चलाया। ये वो दौर रहा जब गांधी जी ने भारतीयों के मन से जेल का डर निकाल दिया। जब ब्रिटिश सरकार उनको अफ्रीका के अंदर एक दो दफ़ा अरेस्ट किया और कोर्ट के अंदर लेके जाके उनको पूछा गया कि आर यू गिल्टी और नॉट मिस्टर गांधी, तो गांधी जी ने कहा कि यस माय लॉर्ड, आई एम गिल्टी, आई हैव वायलेटेड योर लॉ, बट दिस लॉ डज नॉट डिफाइंस द ह्यूमैनिटी, दिस लॉ डज नॉट डिफाइंस व्हाट द इंडियंस आर विशिंग फॉर। ये कानून आपके द्वारा बनाया गया है, हमने द्वारा नहीं बनाया गया है, और इसको तोड़ना मैं उचित मानता हूँ। इस दृष्टिकोण से गांधी जी ने अफ्रीका के अंदर भारतीय समुदाय को एक किया। ऐसे मुद्दे जो हिंदू, मुस्लिम, पारसी, ईसाई समुदाय जो भारतीय मूल के थे, उन सबको टच कर रहे थे।
ऐसे मुद्दे जो आर्थिक मुद्दे थे, इकोनॉमिक इश्यूज थे, पोल टैक्स को लेके, ऐसे मुद्दे जहां अफ्रीका के अंदर की जो ब्रिटिश हुकूमत जो थी साउथ अफ्रीका में, उसके सामने आवाज़ बुलंद करना। कुछ मुद्दे ऐसे भी रहे जहां गांधी जी ने आश्रम की स्थापना की। जैसे आज का आश्रम आप ये देख रहे हो, ये आश्रम तो प्रिकर्सर था, मतलब ये तो सक्सेसर था एक तरह से। इसकी आश्रम की स्थापना इन्होंने बहुत साल पहले, मतलब ये 1917 में बनाया। अभी मैं जो साबरमती आश्रम की धरा से आपके साथ बात कर रहा हूँ, ये आश्रम के करीबन आप पकड़ के चलिए 1906-07 के समय के दौरान फिनिक्स नाम की जगह के अंदर एक सेटलमेंट बनाना और फिनिक्स से ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम टॉल्स्टॉय फार्म की स्थापना करना। अब आप देखिए कि गांधी जी के विचार भी कितने अलग अलग मैं कहूँगा कि लोगों से प्रभावित थे। रशिया का एक बहुत ही महान क्रांतिकारी लेखक हुआ करते थे टॉल्स्टॉय के विचारों से बहुत प्रभावित थे वो। उनको लग रहा था कि इनसे मुझे सीखने को मिल रहा है। उन्होंने क्रिश्चियनिटी को पढ़ा, उन्होंने इस पीरियड के अंदर हिंदुइज्म को पढ़ा, इन्होंने बुद्धिज़्म को, जैनिज़्म को, सब तो धार्मिक ग्रंथों का भी अभ्यास किया गया। तो बहुत सारे वस्तुओं से अपने वैल्यू सिस्टम को इनहेरिट करना, संघर्ष के लिए बेसिकली अपने आप को तैयार करना और मजबूती से, और जो जेल का डर था, कानून का डर था, उसको उखाड़ फेंकना। 1915 तक आते आते अफ्रीका में बहुत बार ऐसा भी हुआ जहाँ गांधी जी के ऊपर ही सवाल उठ गए कि ये क्या भारतीय समुदाय के हित में बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, क्योंकि गांधी जी को ये चीज़ बहुत पहले से पता थी। अगर मैं कुछ ऐसे निर्णय लूँगा, हो सकता है बहुत कठोर निर्णय हो, बहुत बार ऐसा भी हो सकता है कि मुझे अपने ही समुदाय और अपने ही लोगों से मुझे एक प्रकार की क्रिटिसिज्म और आलोचना झेलनी पड़े। पर मेरा ये मानना है कि गांधी जी अफ्रीका ना गए होते तो गांधी जी ना होते। उन्होंने समुदाय प्रति अलग अलग लोगों के साथ संवाद किया, राजकीय संस्थाओं का निर्माण किया। मैंने बताया नाताल इंडियन कांग्रेस ऐसी संस्था है, कानूनों का उल्लंघन करना शुरू कर दिया था। वो सब कुछ चीज़ें गांधी जी 1915-16 के बाद भारत में आके करेंगे। तो आप देखिए कि ये आश्रम की जो धरा है, इसका एक प्रोटोटाइप मॉडल तो अफ्रीका के अंदर तैयार हो चुका था। 1915 से पहले जो भी गांधी राजकीय आंदोलन आगे करेंगे भारत के अंदर आके, उसका बैकग्राउंड तो अफ्रीका में कर चुके थे। और इस दृष्टिकोण से अफ्रीका की जर्नी एक अलग प्रकार की थी। गोखले ही थे जो गांधी जी को प्रेरित करते और कहते हैं कि अब तुम्हारी ज़रूरत भारत में है, आप भारत आ जाइए। और इस तरह से गांधी वर्ल्ड वॉर 1 की शुरुआत हो चुकी है। 1914 के अंदर पहले विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी जुलाई के अंदर, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वी विल सी कि 9 जनवरी 1915 गांधी जी का भारत में अंदर आगमन हुआ और यहाँ से ही भारत की आज़ादी के आंदोलन को एक नई दिशा मिलती है। देखिए 1915 9 जनवरी का ये दिन था जब गांधी जी की एंट्री हुई। ये वो दौर है जब वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो चुकी है। ब्रिटिश हुकूमत भारत के लोगों को एक प्रकार से राइट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सप्रेस करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि भारत में क्रांतिकारियों का एक वर्ग था इस दौर में जो मौका ढूंढ रहा था। मतलब कहते हैं ना कि ब्रिटेन्स डिफ़िकल्टीज इंडियाज़ अपॉर्चुनिटी। इस दौर में गांधी जी के लिए बड़ा एक प्रकार का शुरुआती दौर था इंडियन नेशनल मूवमेंट में, क्योंकि नेशनल मूवमेंट इस पीरियड में थोड़ा बहुत मैं कहूँगा कि एक पॉइंट ऑफ व्यू से एक कंसंट्रेटेड नहीं था एक दृष्टिकोण से। और ये वही दौर है जब गांधी जी आज़ादी के आंदोलन की शुरुआत कर रहे हैं या अपने मूवमेंट्स की शुरुआत करेंगे, पर कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी में पार्ट नहीं करते हैं। गोखले जो उनके गुरु हुआ करते थे, गोखले ने गांधी जी को बहुत ही प्रिसाइसली ये कहा था कि आप एक बार पहले भारत को समझिए, क्योंकि जो भारत आपने 1893 में देखा था और आज का जो भारत है उसमें बहुत फंडामेंटल चेंज हो चुका है। खैर 1915 में गांधी जी आए भारत में, उन्होंने अहमदाबाद में ही अपने आश्रम की स्थापना की। बाय द वे ये वो आश्रम नहीं है जहाँ पे सबसे पहला आश्रम उन्होंने यहाँ पे बनाया था। 1915 का ये दौर जब गांधी जी पॉलिटिकली एक्टिव हो रहे थे, तब उन्होंने ये आश्रम जो मैं अभी यहाँ से खड़ा हुआ हूँ, जहाँ से साबरमती आश्रम के रूप में पहचानते हैं, यहाँ उन्होंने शुरुआत नहीं की। शुरुआत वो दूसरे एक आश्रम से करते हैं जो अहमदाबाद में ही कोचरब नाम की जगह है, पालडी एक एरिया है। आज की तारीख में NID वहाँ पे आया हुआ है। मज़े की बात यह है कि ये जो आश्रम दिया गया था वो अहमदाबाद के नगर शेठ या उद्योगपति जो फैमिलीज थी उनके द्वारा, उसमें साराभाई फैमिली, वही साराभाई फैमिली जिनकी लीगेसी से ही आगे विक्रम साराभाई निकल के आए। खैर विक्रम साराभाई थोड़े बाद में आते हैं, उनके ऊपर भी कभी बाद में चर्चा करेंगे। गांधी जी पहले कोचरब में उन्होंने आश्रम वहाँ पे बनाया और करीबन 2 साल के बाद वो यहाँ आ गए। इस दौर में उन्होंने काफ़ी भारत भ्रमण किया। ये वो दौर है जहाँ भारत का पूरी इकोनॉमी, सोसाइटी, पॉलिटिकल सिचुएशन गांधी समझने की कोशिश कर रहे हैं। आंदोलन हो रहा है, किसान अपना आंदोलन कर रहा है, आदिवासी समाज के अपने विद्रोह हो रहे हैं, किसानों के विद्रोह हो रहे थे। मॉडरेट्स कांग्रेस में अकेले बचे थे, नरमपंथी या चरमपंथी जिसे एक्सट्रीमिस्ट के रूप में पहचानते हैं
उनको ज़्यादातर ब्रिटिश सरकार ने, हुकूमत ने सप्रेस करके रखा है। पॉलिटिकली एक बहुत बड़ा वैक्यूम निकल के आ रहा था। गांधी जी को इस दौर के अंदर मैं कहूँगा कि एक अपॉर्चुनिटी दिखी और यहाँ से ही एक जर्नी शुरू होती है जिसे हम लोग मोहन टू महात्मा के रूप में पहचानते हैं। 1917 का ये दौर था, या 1916 की बात कर देते हैं, जब आने के 1 साल के बाद उनको BHU में इनवाइट किया गया। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की फाउंडेशन हो रही थी। मदन मोहन मालवीय, एनी बेसेंट, बड़े दिग्गज नेता उस टाइम के कांग्रेस के खड़े हुए थे। गांधी उस टाइम पे लोअर लेवल ऑफ लीडरशिप में आते थे। उनकी जितनी कैरिस्मेटिक पर्सनैलिटी आज हमें दिखती है, 1916 के दशक में वो नहीं थी। BHU में स्पीच दी एक एक करके, और तात्कालिक गवर्नर भी आए थे, ब्रिटिश ऑफिशियल्स भी थे। और नॉर्मली जितने भी इंडियन लीडर्स थे, उनका एक एजेंडा था, ये अपना एक अप्रोच था कि हम कभी भी आलोचना नहीं करेंगे ब्रिटिश सरकार की। पहली बार एक स्टेट फंक्शन में, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के फाउंडेशन में, गांधी जी स्टेज के ऊपर गए और उखेड़ दिया ब्रिटिश हुकूमत का जो कच्चा चिट्ठा था, उन्होंने खोल दिया। इतनी एम्बेरेसिंग स्थिति निकल के आई थी लोगों के लिए, आयोजकों के लिए, कि ये कौन है ये व्यक्ति जो अफ्रीका से आए हुए हैं, अभी उनका ठीक ठाक नाम हुआ है, उतना भी बड़ा नहीं हुआ है, और ब्रिटिश हुकूमत को ललकारने की बात कर रहे हैं, सामने वाइसरॉय आपका गवर्नर बैठा हुआ है। ये तो खासियत थी गांधी जी की, निडरता, एक प्रकार की फियरलेसनेस। उनको पता था कि मैं किस मार्ग के ऊपर चल रहा हूँ, सत्याग्रह, सत्य के मार्ग के ऊपर चलना। तो ही न्यू ही वॉज वॉकिंग ऑन द पाथ ऑफ ट्रूथ। नथिंग विल स्टॉप हिम और नथिंग कैन स्टॉप एंड ऑब्स्ट्रक्ट हिम। 1916-17 का ये दौर गांधी जी के जीवन के लिए बहुत ही अमूल्य रहा है, क्योंकि इस दौर के अंदर गांधी जी ने बहुत स्पेसिफिक मूवमेंट्स उठाए जो नेशनल मूवमेंट के अंदर कन्वर्ट हो गए। उनकी लीडरशिप को उन्होंने वहाँ से प्रूव किया कि देखो, इस तरह से भी आंदोलन हो सकता है। 1917 के दौर में चंपारण का मूवमेंट, जहाँ किसानों की 3 कटिया सिस्टम को लेकर जो बेहाली हुई थी, एक ऐसी व्यवस्था जहाँ किसानों ने विद्रोह किया था कुछ 60 साल पहले, 1859-60 में इंडिगो रिबेलियन हुआ बंगाल के अंदर, यही इश्यू के कारण हुआ था। गांधी जी को ये समझ में आ गया कि किसान विद्रोह करेंगे तो सरकार के सामने एक रीजन मिल जाएगा सरकार को कि आपको सप्रेस कर पाए। एंड दैट इज़ वन ऑफ द फंडामेंटल रीजंस। गांधी डिसाइडेड टू चैनलाइज द एनर्जी ऑफ चंपारण पीजेंट्स, और कहा कि देखो, आप विद्रोह करोगे तो सरकार को लाठी चलाने के लिए 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, तुम्हारा जो जस्ट मॉरल कॉज है वो खत्म हो जाएगा। अगर तुम्हें अपना मॉरल अपर हैंड रखना है, नैतिकता के दृष्टिकोण से हाथ ऊपर रखना है, तो अहिंसक आंदोलन करेंगे, हम शांतिप्रिय रूप से सरकार को ये मुद्दा सिखाएंगे। गांधी मोतिहारी पहुंचे, वहां सरकार ने उनको आदेश दिया, चंपारण की मैं बात कर रहा हूँ, अप्रैल 1917 के अंदर कमिश्नर का आदेश आया कि जिला छोड़ दो, तुम्हें हम यहाँ से बेदखल कर रहे हैं। गांधी जी ने कहा, कहाँ का कानून, कहाँ की बेदखली, मैं तो कानून तोड़ने तो आया हूँ। पहली बार ऐसा हुआ कि ब्रिटिश हुकूमत को वर्ल्ड वॉर के दौरान कोई व्यक्ति ललकार रहा है, ललकारा गया। चंपारण के अंदर किसानों के एक पूरी दस्तखत कैंपेन हुई, 8000 किसानों के दस्तावेज इकट्ठे किए गए, 3 कटिया सिस्टम के ऊपर एक इंक्वायरी कमीशन बैठा। भारतीय मूल के रूप में जो प्रतिनिधि थे वो गांधी जी को उस टाइम पे सरकार ने और कमिश्नर ने उनको बिठाया, और चंपारण में 3 कटिया सिस्टम नाबूद की जाती है, अबॉलिश की जाती है। 1917-18 के ट्रांजिशन की ही बात करेंगे, 18 के ट्रांजिशन की बात करेंगे। गुजरात में 2 मुद्दे निकल के आए। एक मुद्दा आया खेड़ा का, जहां किसानों को कहा गया कि हम आपको ऊपर जो टैक्सेस लागू किए गए हैं, और ऐसी फमीन लाइक सिचुएशन में जहां खाने पीने की परिस्थिति खराब हो चुकी है, ड्रॉट स्थिति हो चुकी है, पीने का पानी नहीं मिल रहा है, अनाज नहीं मिल रहा है, उस टाइम पे टैक्सेस लिए जा रहे हैं। गांधी कह रहे हैं कि हम किस बात का टैक्सेस दें आपको, जब हमारे लिए कुछ है ही नहीं मूलभूत तरह से, और ये कानूनी रूप से भी गलत है और नैतिकता के रूप से भी गलत है। इट इज़ ऑल्सो अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। इस दृष्टिकोण से गांधी जी ने खेड़ा सत्याग्रह किया, सत्य के मार्ग के ऊपर फिर चले, और कानून का कहा कि मैं उल्लंघन करूंगा, आपको जेल में डालना है तो डाल दीजिए। नॉन कोऑपरेशन का सबसे पहला आपको उदाहरण मिलता है, एक ऐसा नॉन कोऑपरेशन जहां किसानों को कहा गया कि 1 रुपया भी टैक्स मत देना, दोगे तो सबका सबको देना पड़ेगा, प्रॉब्लम हो जाएगी। एटीट्यूड चेंज कराया, समाज का जो अभिगम था सरकार के प्रति, और सरकार के जो डर थी समाज के अंदर, वो हटवा दी गई। 1917-18 का ही ये पीरियड है जब खेड़ा सत्याग्रह किया। उस दौर के अंदर यही आश्रम में बैठ के, यही आश्रम की धरा से वहाँ एक और आंदोलन होता है, अहमदाबाद के मिल मजदूरों का आंदोलन। एक ऐसा आंदोलन जिसने ब्रिटिश हुकूमत की नींव को हिला दिया था। वर्ल्ड वॉर 1 का टाइम है, अहमदाबाद मैनचेस्टर ऑफ इंडिया के रूप में कहलाया जाता था। सैकड़ों लाखों मीटर कपड़ा बनता था भारत के उद्योगों के अंदर, जो ब्रिटिश और भारतीय अर्थव्यवस्था दोनों के लिए लाभकारी था। मुद्दा कुछ आर्थिक रूप में था, मजदूरों की बोनसेस को लेके था, सैलरीज को लेके था, मजदूरों की स्ट्राइक के ओर उतरना और गांधी जी की एंट्री होना। गांधी जी ने मजदूरों के हक में अपना प्रतिसाद देते हुए कहा कि मजदूरों की मांग जायज़ है। इनफैक्ट गांधी जी उनके सामने ही ये आंदोलन कर रहे थे जिन्होंने ये ज़मीन उनको गिफ्ट की थी।
जी हाँ दोस्तों, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले साराभाई फैमिली के बारे में बताया। देखिए, गांधी जी एक चीज़ के लिए बड़े क्लियर थे, सत्य के मार्ग के ऊपर चलना है। और उनको पता था कि अगर मैं सत्य का साथ दे रहा हूँ तो अगर कोई भी व्यक्ति भले मेरी हेल्प कर रहा है, ये आश्रम बनाने के अंदर, ये आश्रम की ज़मीन इनिशियली इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में, मॉनेटरी हेल्प के रूप में गांधी जी को बहुत लोगों ने हेल्प की थी, अहमदाबाद के बिजनेस फैमिलीज़ ने और बाकी सारे लोगों ने भी। उसका मतलब ये नहीं है कि मैं उनके एहसान के तले दब जाऊँ। ये चीज़ फियरलेसनेस सत्याग्रह के पॉइंट ऑफ से बड़ा प्रोमिनेंट था। अहमदाबाद का मिल सत्याग्रह सक्सेसफुल हुआ और गांधी जी ने एक नई दिशा तब तक दे दी थी। भारत की आज़ादी का आंदोलन 1919 तक आते आते अब एक नए दौर से निकल के आया। 1919 का ये वो दौर था जब ब्रिटिश हुकूमत वर्ल्ड वॉर 1 के बाद भारतीयों को पॉलिटिकल राइट्स देने की जगह सप्रेस करने के पीछे तुले हुई थी। ये वो दौर है जब रॉलेट नाम का एक कानून आया, एक ऐसा कानून जिसने भारतीयों के लिए एक सीधा एक लाइन के अंदर लिख दिया गया कि आपको कोई भी कारणों के बिना अरेस्ट किया जा सकता है, आपको उठा के जेल में डाल दिया जा सकता है, आपके ऊपर कोई भी कोर्ट के अंदर ट्रायल नहीं चलेगा। गांधी जी ने कहा कि ये तो गलत बात है, मैं इसका विरोध करूंगा। 1919 का ये दौर है बाय द वे। अच्छा, गांधी ये जब 1919 के दौर में जब भारत के अंदर आ चुके हैं, तब होम रूल नाम का एक आंदोलन चल चुका था। होम रूल एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक चला रहे थे। ये वो दौर है, तब गांधी जी को काफ़ी लोगों ने पूछा भी सही कि आप इस दौर में होम रूल को सपोर्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। तो गांधी जी ने कहा कि देखो, होम रूल का आंदोलन तो ठीक है, पर मेरा आधार तो सत्याग्रह के अंदर ही है, क्योंकि मुझे पता है कि हिंद का स्वराज मुझे कैसे लेना है। हिंद स्वराज ये किताब जो गांधी जी ने 1909 में लिख दी थी। एक समय था जब गांधी जी अफ्रीका से लंदन गए होते हैं 1909 में, तब उन्होंने हिंद स्वराज नाम की बुक लिखी थी। ये बुक के अंदर उन्होंने अपना प्रतिबिंब दिया था कि दिस इज़ व्हाट आई वांट फॉर माय कंट्री। हिंद का स्वराज ऐसे होगा, भविष्य का भारत ऐसे होगा, भारत की आज़ादी कैसे मिलेगी, उसको लेके भी उसकी एक परिकल्पना थी। उसमें ये परिकल्पना में सत्याग्रह एक सबसे फंडामेंटल फोर्स था और नॉन वायलेंस यानी कि अहिंसा एक फंडामेंटल आइडियोलॉजी के रूप में गांधी जी मानते थे। खैर 1919 में जब होम रूल तो ख़त्म हुआ और रॉलेट का जब शुरुआत हुई, तो गांधी जी ने ही कहा कि हम इसका विरोध करेंगे। अखिल भारतीय रूप से, ऑल इंडिया रूप से भारत में एक ऑर्गेनाइज सत्याग्रह का पहला दौर चलता है। इसके पहले इतने बड़े मास के ऊपर कोई मूवमेंट नहीं चल रहा था। 1919 में रॉलेट सत्याग्रह हुआ। रॉलेट सत्याग्रह में नारा दिया गया, नो अपील, नो वकील, नो दलील, कि भाई हमको बिना वकील के, बिना अपील के, बिना दलील के अरेस्ट करके जेल में डालना ये कहाँ का उचित न्याय है। अगर आप जस्टिस की बात करते हो, अगर आप फेयर प्ले की बात कर रहे हो, आप ये कह रहे हो कि हम आपको समानता दे रहे हैं, इक्वालिटी बिफोर लॉ के पॉइंट, तो कहाँ है यहाँ रॉलेट के अंदर। इस दृष्टिकोण से गांधी जी का ये आंदोलन गांधी जी के जीवन के लिए एक बहुत बड़ा सदमे के समान था। सदमा इसके लिए क्योंकि ये बैकफायर हो गया। ये रॉलेट के एक्ट के विरुद्ध में जब उन्होंने लोगों को कहा कि हम इसका आंदोलन करेंगे, अहिंसक आंदोलन करेंगे, पर सरकार तो हिंसा के ऊपर तुल गई। ये एक ऐसी हिंसा जिसने जलियांवाला बाग के कांड को अंजाम दिया। एक ऐसा कांड जहां 1500 से ज़्यादा निहत्थे लोग 13 अप्रैल पंजाब में बैसाखी के दिन खड़े हुए थे और आंदोलन कर रहे थे अपने ही नेतागिरी के सापेक्ष में, तब उनको गोलियों से छिन भिन कर दिया जाता है। जनरल डायर जिस प्रकार की कार्यवाही करता है, गांधी जी को बड़ा सदमा लगा और गांधी जी को लग रहा था कि ये मेरे कारण हुआ है। मैं लोगों को कन्विंस नहीं कर पाया कि हमें कैसे आंदोलन करना है, ना ही मैं सरकार को समझा पाया कि हम क्या प्रकार की आंदोलन करने की कोशिश कर रहे हैं। गांधी जी अपने जीवन के अंदर भी ये चीज़ को बताते हैं कि ये तो मेरे लिए हिमालयन ब्लंडर के समकक्ष था। मैंने हिमालय से चोटी से बड़ा एक बहुत बड़ा पाप किया है क्योंकि मेरे कारण ये हुआ है। भूख हड़ताल के ऊपर तो गांधी जी ऑलरेडी जा चुके थे। उनको लग रहा था कि फास्टिंग विल कनेक्ट मी मोर टू गॉड। पीनन्स, तप करना, एक प्रकार से मेडिटेशन करना, साधना करना, ये सब उनके तब तक उनकी जीवनी का पार्ट बन चुका है। 1919-20 के बाद गांधी जी एक नए दौर की तरफ भारत की आज़ादी के आंदोलन को लेके जाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों 1919-20 का ये जो दौर था, इस दौर में रॉलेट का जब एजिटेशन फेल हुआ और गांधी जी को जिस प्रकार का एहसास हुआ, वो चीज़ के बाद भारत की आज़ादी के आंदोलन का एक बहुत बड़ा शून्य अवकाश था। शून्य अवकाश इस तरह से था कि अब दिशा कैसी होनी चाहिए, व्हाट शुड बी द कोर्स ऑफ एक्शन। दूसरी बात यहाँ से आपको ये भी देखने को मिल रही है कि वर्ल्ड वॉर 1 ख़त्म होने के बाद हमारे ऊपर जिस प्रकार के कानूनी प्रावधान सरकार ने लागू किए थे, वो हटाने के लिए तैयार नहीं थी। इस दौर में गांधी जी सोच रहे थे कि क्या करना चाहिए। खैर, इसी दौर के अंदर हमें सत्याग्रह के प्रति गांधी जी का जो और नॉन वायलेंस के प्रति गांधी जी का जो विचार था, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हुए दिखा।
देखिए, गांधी बड़े ही धार्मिक व्यक्ति थे। एक दृष्टिकोण से अगर आप देखें, उनके एथिक्स को पढ़े या गांधीयन एथिक्स को ओवरऑल समझेंगे, वैल्यू सिस्टम को, क्योंकि गांधी जी के जितने भी आइडियल्स थे वो गॉड के प्रति थे। उनका ये मानना था कि समाज में जितने भी व्यक्ति है उसको भगवान को प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए, परम ब्रह्म को। अब सवाल ये था कि कैसे कोशिश करेंगे, किस तरह से उनको अचीव करना। तो उसमें सत्य का मार्ग सबसे बड़ा उनके लिए इम्पोर्टेंट था, क्योंकि गांधी का ये मानना था कि अगर हम लोग सत्य के मार्ग के ऊपर जितना चलेंगे उतनी ही जल्दी हम लोग ब्रह्म को यानी कि गॉड को अचीव कर पाएंगे। ये सत्य के मार्ग के चलते हुए हम अगर हिंसा करेंगे तो भी हमारी भगवान के साथ जो संबंध है, जो अल्टीमेट रियलिटी के साथ कनेक्शन है, वो टूट जाएगा। इसके लिए गांधी ये भी कह रहे हैं कि साथों साथ हमें प्रेम यानी कि लव, पीस और नॉन वायलेंट वे के अंदर हमारा जो भी कार्य है जीवन के अंदर चलना चाहिए। नॉन वायलेंस का मतलब ये नहीं कि किसी को जाके हिंसा या किसी के प्रति एक प्रकार की हिंसात्मक कार्यवाही ना करना। नॉन वायलेंस अपने एक्शंस के साथ साथ अपने विचारों में भी होना चाहिए, ये गांधी का ये मानना था। विचार का मतलब है कि किसी के प्रति खराब सोच भी एक हिंसा का प्रकार है। ज़रूरत से ज़्यादा वस्तुओं का संग्रह करना और हैविंग टू मैनी मटेरियलिस्टिक प्लेजर्स इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ वायलेंस, क्योंकि इट इज़ एन आउटकम ऑफ योर ग्रीड, है ना। देयर इज़ इनफ इन दिस वर्ल्ड टू फुलफिल द नीड ऑफ द पीपल रेदर देन द ग्रीड। ये वो दौर है जब गांधी को ये सब चीज़ों का एहसास होना शुरू हो चुका था। 1909 में जब हिंद स्वराज लिखी थी तब उनको ये भी कल्पना हो चुकी थी कि हिंद का स्वराज कैसे लाना है, और ये स्वराज मूलतः से आर्थिक, सामाजिक, राजकीय और बौद्धिक रूप से भी स्वराज होना चाहिए, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, सोशली एंड आइडियोलॉजिकली। खाली ब्रिटिश हुकूमत से अपने आप का छुटकारा पाना स्वराज का आधार नहीं होगा, यह स्वराज की परिभाषा नहीं होगी। स्वराज का मतलब ये होगा कि सामाजिक रूप से भी हमारा उदय हो, आर्थिक रूप से भी हम एक तरह से स्ट्रॉन्ग हो, इकोनॉमिकली हमारी जो स्ट्रेंथ है वो निकल के आए, और हमारी ओवरऑल इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो। 1919-20 के दशक में ये स्वराज के आधार के ऊपर गांधी जी ने एक और आंदोलन किया, जिसको गांधी जी के फंडामेंटल आइडियोलॉजी के साथ जोड़ा गया, जिसे हम लोग कहते हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान ये जो असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई, ये आंदोलन बड़ा ही इम्पोर्टेंट था। इम्पोर्टेंट इसके लिए था क्योंकि इसके पहले इतने मासिव स्केल के ऊपर कोई मूवमेंट नहीं हुआ है। दूसरी बात, नाम दिया गया है नॉन कोऑपरेशन, असहयोग, जो गांधी जी की कोर आइडियोलॉजी थी। थोड़ी बहुत उसके ऊपर भी बात कर देते हैं। गांधी जी को ये चीज़ अब तक समझ में आ चुकी थी कि अगर ब्रिटिश हुकूमत का पराजय करना है, अगर उनको भारत से हटाना है, तो हिंसा के रूप में तो हम कर नहीं पाएंगे, क्योंकि हम एक पत्थर मारेंगे वहाँ से सैकड़ों गोलियाँ चलेगी। हो चुका है जलियांवाला बाग और बहुत सारी और भी घटनाओं के अंदर कि कैसे क्रांतिकारी राष्ट्रवाद को दबा दिया गया था, कुचल दिया गया था। गांधी को ये चीज़ समझ में आ चुकी है, और इसके कारण उन्होंने ये आधार बनाया कि हम सरकार के साथ सहयोग नहीं करेंगे। घर में कभी कभी बच्चा होता है, माता पिता कहते हैं कि बेटा आज खाना खा ले, बच्चा कहता है कि नहीं खाऊंगा, आई विल नॉट कोऑपरेट विथ यू, लेट्स सी कि आप घर में क्या कर पाओगे मेरे साथ। दिस वॉज द अपर हैंड दैट द गांधी गॉट व्हेन ही एंटर्ड इनटू द नेशनल मूवमेंट। कहा कि हम टैक्सेस नहीं देंगे सरकार को, हम आपकी विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करते हैं, विल अडॉप्ट स्वराज, विल अडॉप्ट स्वदेशी एंड विल अचीव स्वराज थ्रू इट। हम विदेशी वस्तुओं को खरीदेंगे नहीं, आपको जो रेवेन्यू आ रही है, क्योंकि भारत में जो ब्रिटिश हुकूमत है उसका बेस क्या है? अर्थव्यवस्था। इट इज़ द इकोनॉमी ऑफ द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन एंड द कॉलोनियल रूल इन इंडिया दैट इज सस्टेनिंग द ब्रिटिश एम्पायर। अगर ये ब्रिटिश एम्पायर की इकोनॉमी को तोड़ दिया जाए तो ऑटोमेटिकली आज नहीं तो कल स्वराज मिलेगा। कैसे मिलेगा? स्वदेशी वस्तुओं को अपनाया जाए, स्वदेशी वस्तुओं में खादी का उपयोग करना। आप देखिए, गांधी जी जब आए चरखा और उन्होंने जब उसको प्रमोट करना शुरू किया, ये नॉन कोऑपरेशन के दौरान उन्होंने पूरा भारत भ्रमण किया, उन्होंने ऑल इंडिया टूर की इस दौर में, कि भारत का जो कॉमन मैन है वो तो ये खादी का सामान्य जो एक काइंड ऑफ कुर्ता और हम लोग कह सकते हैं पैजामा वो भी नहीं पहन सकता। उन्होंने उस किसानों की हालत देखी, लंगोट में घूम रहे थे। गांधी ने कहा कि दिस इज़ वेयर इंडिया लिव्स, आई विल अडॉप्ट माई सेल्फ टू इंडिया। और आपने देखे होंगे फोटोग्राफ्स गांधी जी के 1920-30 के दशक में, लंगोट और ऊपर एक खाली कपड़ा ओढ़ा हुआ है। ये कहाँ से निकल के आया था? यही तो भारत था। ये वो दौर था जब मोहनदास करमचंद गांधी महात्मा की तरफ जा रहे थे। मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले भी कि कपड़े त्यागना एक प्रकार की, मैं ये नहीं कहूँगा कि एक मटेरियलिस्टिक चीज़ों को छोड़ना था, पर उनको पता है कि भारत का सामान्य जनमानस लंगोट से ज़्यादा कोई चीज़ें अफोर्ड नहीं कर पा रहे। और उसके बाद आप देखोगे तो एक काइंड ऑफ लंगोट या धोती, ऊपर एक कपड़ा ओढ़ के पूरा का पूरा जीवन निकाला है। ठंडी हो, गर्मी हो, बारिश का मौसम हो। और भारत को समझने के लिए एक चीज़ उन्होंने ये भी समझी कि मुझे पूरे भारत भ्रमण करना पड़ेगा, लोगों से मिलना पड़ेगा। खैर, ये शुरू हो चुका है।
असहयोग आंदोलन बड़ा सक्सेसफुल रहा। इससे दो चीज़ की इम्पैक्ट होती है। पहली इम्पैक्ट वो थी सामाजिक आधार, भारतीय जो जनमानस था और इंडियन नेशनल मूवमेंट का जो सोशल बेस था वो एक्सपांड हुआ। आप देखिए कि अभी तक भारत का जो मजदूर वर्ग है वो आज़ादी के आंदोलन में आधा हुआ, मतलब आ रहा था जा रहा था। अहमदाबाद का मिल सत्याग्रह ने एक बहुत बड़ी इम्पैक्ट क्रिएट की और मजदूरों के अंदर विश्वास उठा कि ये बंदा हमारे काम का है, ये हमारा आवाज़ उठा रहा है। चंपारण और खेड़ा के किसानों का जो आवाज़ उठाया, उसके बाद भारतीय किसान समाज उनके साथ हो गया, जो अभी तक हमें देखने को मिल रहा था कि विद्रोह कर रहा था। गांधी जी ने कहा तुम पत्थर मारोगे तुमको गोलियों से बीन दिया जाएगा, तुम मेरे साथ आ जाओ, अहिंसक आंदोलन करेंगे, सरकार कितनी लाठियाँ चलाएगी हम सब खाएंगे। वी विल मेक श्योर कि सामने वाले व्यक्ति के अंदर नैतिक रूप से वो खुद झांकने की शुरुआत करेगा कि मैं क्या गलती कर रहा हूँ कि निहत्थे लोगों के ऊपर हाथ उठा रहा हूँ। 1920 के दशक में असहयोग आंदोलन बहुत अच्छा चला। गांधी जी ने तो सोचा था कि इससे एक और कानून या इससे एक और स्टेप ऊपर जाएंगे, वो है सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस। प्लान तो ये भी कर दिया था 1922 में कि बारडोली से इसकी शुरुआत करेंगे, और बाय दैट टाइम गांधी जी ने जो कांग्रेस है उसको भी बदल दिया था। ये बहुत फंडामेंटल है लीडर के लिए, क्योंकि कांग्रेस एक राजकीय संस्था के रूप में पहले काम नहीं करती थी। नो डाउट उसमें लीडरशिप थी, पर क्राइसिस बहुत चला। इसके कारण कांग्रेस 1907 में एक बार टूट भी गई, जहां सूरत के अंदर मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में लड़ाई हुई, झपाझपी हो गई थी। कांग्रेस साल में 3 दफ़ा मिलती थी, 3 दिन मिलती थी नॉर्मली, दिसंबर के लास्ट महीनों के अंदर। कोई इंस्टीट्यूशनल कोर बॉडी नहीं थी। गांधी जी ने सब कुछ बदल दिया, कहा कि मातृभाषा के अंदर हमें उसका उपयोग करना चाहिए। प्रादेशिक समितियों का निर्माण कराया, गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी, कर्नाटका प्रदेश कांग्रेस कमेटी, महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी का निर्माण करना। साथों की साथों कांग्रेस की मेंबरशिप फीस को कम करना। कांग्रेस पहले बहुत इलिटिस्ट बॉडी थी, उसके अंदर अगर आपको पार्टी के अंदर जुड़ना था तो आपको सालाना 10-20 रुपये सब्सक्रिप्शन या उसकी मेंबरशिप फीस देनी थी। गांधी ने उसको आधा आना कर दिया, बोले ये तो जनमानस तो ही जुड़ पाएगा, अगर हम हमारी इलिटिज्म रखेंगे तो क्या फ़र्क है। कांग्रेस के अंदर ही इन्होंने संस्थाकीय रूप से बदलाव किया और कहा कि अब कांग्रेस स्वराज मांगेगी। पहली बार आधिकारिक रूप में 1905 में बात हुई थी, पर संस्थाकीय रूप से 1920 के बाद स्वराज की आंदोलन की एक नई दिशा आई। खैर, सविज्ञा अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1922 में नहीं शुरू हो पाया। चौरी चौरा के अंदर एक घटना बनी, ब्रिटिश सरकार ने ही एक पुलिस स्टेशन को फूंक दिया और आधार दिया कि भाई देखो भारतीयों ने पुलिस वालों को जलाया है, अब हम सप्रेस कर देंगे। गांधी जी ने आंदोलन को रोल बैक किया। लोगों ने बहुत सारा कहा कि भाई ये क्या कर रहे हो। जवाहरलाल नेहरू उनकी आलोचना कर रहे हैं, बोले ये तो राष्ट्रीय आपदा के समान हो गया है। सुभाष चंद्र बोस ICS से रिज़ाइन करके तब आए हुए थे, कह रहे थे कि इनको क्या हो गया है कि इतना भरपूर मात्रा में जोश में चलने वाले आंदोलन को आप रोक रहे हो। गांधी जी ने कहा कि आप हिंसा की परिभाषा नहीं समझो अभी तक, हमारे से एक गलती हुई है, सरकार के पास अब सैकड़ों रीज़न मिल गए, सैकड़ों कारण मिल गए हैं हमें दबाने के लिए, और इससे और हिंसा होगी और ब्लडशेड होगा। 1922 के बाद गांधी जी ने आंदोलन को रोका और यहाँ से ही आधार बन के आया जनमानस का बढ़ना। आदिवासी समाज जो कल तक भारतीय आज़ादी के आंदोलन से थोड़ा अलग चल रहा है, उसके विद्रोह हो रहे थे। बिरसा मुंडा जी ने विद्रोह किया 1890 के दौर में, उसके पहले हो, संथाल, बहुत सारे और भी विद्रोह हुए। 1922 के बाद आदिवासी समाज भी अब भारतीय आज़ादी के आंदोलन में जुड़ना शुरू हुआ। ये जुड़ने की शुरुआत होती है रंपा रिबेलियन से। RRR नामक एक मूवी देखी होगी आप लोगों ने, उसमें एक कैरेक्टर दिखाया गया अल्लूरी सीताराम राजू का। अल्लूरी सीताराम राजू एक्चुअली रियल कैरेक्टर थे। 1922 में इन्होंने आंध्र प्रदेश के अंदर रंपा रिबेलियन किया था। रंपा विद्रोह आदिवासियों का विद्रोह था ब्रिटिश हुकूमत के सामने। नारा दिया जा रहा था, गांधी महाराज की जय, गांधी महाराज की जय। आदिवासी समाज का आगेवानी करते हुए रंपा के जहाँ के जो ट्राइबल कम्युनिटी थी उनको मोबिलाइज किया गया। मोटिवेशन कौन थे? गांधी जी। गांधी जी ने कहा कि मैं आपकी हिंसा को सहमति नहीं देता हूँ। अल्लूरी सीताराम राजू कहते हैं कि आप भले सहमति ना दो, पर हम आपसे प्रेरित है। ये आधार था जब धीरे धीरे करके भारत के राष्ट्रवाद की विचारधारा भारत के कोने कोने तक पहुंच रही थी, और यही चीज़ 1922 के बाद निकल के आई। इस आंदोलन के दौरान अभी भी एक मुद्दा आपको निकल के आ रहा है, वो है स्त्रियों का। स्त्रियों का जुड़ना आज़ादी के आंदोलन के अंदर गांधी जी के बाद के ही पीरियड में बढ़ता है। कैसे बढ़ता है, अब थोड़ी उसकी चर्चा कर देते हैं। दोस्तों, 1920s के दौर में, खास करके नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बाद आज़ादी के ये आंदोलन में और गांधी जी के दर्शन में भी बहुत बड़ा बदलाव आया। पहला बदलाव चौरी चौरा की जो घटना बनी और पुलिस स्टेशन को जिस तरह से फूंका गया, उसमें भारतीयों के ऊपर आधार या आरोप लगाया गया। गांधी जी को लगा कि ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में हिंसा हुई है और हिंसा बेसिकली सरकार के लिए कारण बनता है और हमको सप्रेस कर दिया जाता है, उससे और ब्लडशेड होता है। उन्होंने आंदोलन को वापस खींच दिया।
कुछ समय तक गांधी जेल में भी रहे, करीबन 1-1.5 साल तक। बाहर निकल के उन्होंने फिर से कंस्ट्रक्टिव वर्क यानी कि एक ऐसे राजकीय आंदोलन की शुरुआत की जहां पब्लिक के अंदर जनमानस में अपना आधार बनाया जाए। 3 चीज़ों के ऊपर फोकस करना था। सोशल बेस के पॉइंट ऑफ व्यू से स्त्रियों का भागीदारी बढ़ाना। अब स्त्रियों के बारे में बात करते हैं तो हमें ये मिल रहा है कि गांधी उस दौर के अंदर स्त्रियों के अधिकारों के प्रति भी बहुत चिंतित थे। उनका ये भी मानना था कि हिंद का स्वराज तब तक नहीं हो सकता जब तक स्त्रियों का स्वराज नहीं हो सकता। गांधी इस दौर में अपने न्यूज़पेपर्स के थ्रू, जैसे कि आपको नवजीवन देखने को मिल जाएगा या यंग इंडिया देखने को मिलेगा, उसके थ्रू अपने विचारों को प्रतिबिंबित कर रहे थे और कह रहे थे कि स्त्रियों का अधिकार मिलने चाहिए। आधार भी ऐसा बनाया कि ब्रिटिश राज जो है वो एक रावण के रूप में है और ब्रिटिश राज भारत की सीता का परेशान कर रहा है, भारत माता को परेशान कर रहा है, जिसके थ्रू उन्होंने आज़ादी के आंदोलन के अंदर स्त्रियों की भागीदारी बढ़ाने की बात की। ग्रेजुअल सेंस के अंदर गांधी चाहते तो थे कि स्त्री जो है वो शिक्षित होकर आगे आए, पर पॉलिटिकल एक्टिविटी में आगे आए वो उतनी हद तक सहमत नहीं थे। तो 1920-25 के दौर में स्त्रियों का योगदान होना बहुत ज़रूरी था, पर वो उतने भी ज़रूरी नहीं मानते थे कि वो पॉलिटिकली एक्टिव हो। डर था एक तरह से हिंसा होने का, डर था सप्रेशन होने का। गांधी जी से प्रभावित होकर स्त्रियों का बाहर आना शुरू हुआ, जनमानस के अंदर स्त्रियों की भागीदारी बढ़ी, बॉयकॉट मूवमेंट हो, ब्रिटिश वस्तुओं का पिकेटिंग करना हो, इंक्लूडिंग हमें देखने को मिल रहा है कि मैडलिन स्लेड जैसी वुमेन जो इंग्लैंड के एक एडमिरल की डॉटर हुआ करती थी, वो मीराबेन बन के भारत में उनके साथ जुड़ जाती है। सरोजिनी नायडू का कांग्रेस का अध्यक्ष बनना, खैर इसके पहले भी एनी बेसेंट कांग्रेस के अध्यक्ष बन चुके थे 1917 में, जब गांधी चंपारण अहमदाबाद खेड़ा कर रहे थे। कहने की बात यह है कि स्त्रियों के अंदर जो भागीदारी का जो जोश था, जनमानस का जो सामाजिक आधार बढ़ाने की जो शुरुआत है, वो गांधी के आगमन के बाद बहुत बड़ी मात्रा में मिलेगी। किसानों के आंदोलन की मैंने बात कर दी है और किसानों का भी जो आधार है गांधी जी के कारण बढ़ता है। आदिवासी समाज जो अभी तक दबा कुचला था, उनके अधिकारों की बात करने की शुरुआत हुई, समाज सुधार की बात हुई और गांधी जी एक बहुत फंडामेंटल चेंज करते हैं कांग्रेस के आइडियोलॉजी के अंदर, और वो कह रहे हैं कि अब समाज सुधार नहीं, समाज सेवा करनी चाहिए। जो दबा कुचला वर्ग है, जो वंचित वर्ग है, उनको आगे लाने का काम करना चाहिए। शायद इसी का ही परिणाम था कि 1920 के दशक में आदिवासी समूह के विस्तारों के अंदर जाके आश्रमों का निर्माण करना, बारडोली के आजू बाजू के विस्तारों में सोशल रिफॉर्म्स की शुरुआत करना, खास करके लिकर या बाकी सारी बहुत सारी इलिसिट हैबिट्स थी उनसे दूर करवाना, समाज को शिक्षा की तरफ लेके जाना, एक बहुत बड़ा आधार गांधी के द्वारा बनाया गया। 1928-29 का दौर, भारत की आज़ादी का आंदोलन आगे चला और 28-29 तक आते आते साइमन की एंट्री हुई भारत में, या वही जॉन साइमन जो एक ऑल वाइट कमीशन लेके आया और जिसने कहा कि भारत की भविष्य का संविधान कैसा होगा मैं बनाऊंगा। गांधी कहते हैं कि आप कौन हो बनाने वाले, भारतीयों का संविधान भारतीय खुद बनाएंगे। किस तरह से कुछ चंद 6-7 गोरे व्यक्ति आके भारत का भविष्य का निर्माण करेंगे और संविधान बना देंगे। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में कमेटी बनी, गांधी जी ने उसका आधार बनाया, कहा कि हमको एक होना चाहिए। पॉलिटिकल डिफरेंसेस को साइडलाइन करते हुए भारत की पॉलिटिकल पार्टी से इकट्ठी हुई और 1928-29 के दौर में नेहरू रिपोर्ट की स्थापना की गई। कलकत्ता के अंदर जब ये रिपोर्ट को पब्लिश किया गया तो भारत की सरकार की तरफ से पहली बार, या भारतीयों की तरफ से भारत की सरकार की तरफ पहली बार डोमिनेंस स्टेटस की मांग की गई। नेहरू और सुभाष चंद्र बोस इसके विरुद्ध में थे कि हमको डोमिनेंस स्टेटस नहीं, सीधा सीधा कंप्लीट इंडिपेंडेंस या पूर्ण स्वराज चाहिए। गांधी ने कहा नहीं, 1 साल दे देते हैं। 1929-30 के बीच में हमें देखने को मिल रहा है कि गांधी अभी भी पॉलिटिकली एक्टिव है, सोशल बेस बढ़ा रहे हैं। ये सोशल बेस बढ़ाने का इंटेंशन ये था कि गांधी जी को ये चीज़ बहुत क्लियर कट पता थी कि अगर भविष्य में कोई बड़ा आंदोलन करना है तो पब्लिक को तैयार करना पड़ेगा, और शायद इसी के कारण डोमिनेंस स्टेटस की मांग को लागू करवाने के लिए सरकार को 1 साल का टाइम दिया गया। 1929 से 1930 का पीरियड। खैर 1929-30 का जब ट्रांजिशन हुआ, लाहौर के अंदर अधिवेशन होता है कांग्रेस का और पूर्ण स्वराज का नारा देते हुए गांधी जी को कहा जाता है कि अब बॉल आपकी कोर्ट में है, आप करिए। गांधी जी ने कहा कि यही मौका है हमारे लिए, हमें एक होना चाहिए। ये वो जगह है जिसके आगे मैं खड़ा हुआ हूँ। 12 मार्च 1930 के दिन यही हृदय कुंज के जो सीढ़ियाँ है वो गांधी जी उतरते हैं और उतरने के बाद डिसाइड करते हैं कि मैं ब्रिटिश हुकूमत के सामने एक नया आंदोलन करूँगा। एक ऐसा आंदोलन जो पूरे भारत व्यापी होगा, एक ऐसा आंदोलन जिसमें जनमानस की नस नस को पकड़ के रखा जाएगा, और ये आंदोलन असहयोग आंदोलन से एक स्टेप ऊपर होगा, नॉन कॉपरेशन से एक स्टेप ऊपर होगा। बोला कौन सा आंदोलन? तो होगा सिविल डिसोबीडियंस।
सविनय अवज्ञा आंदोलन। मैं कानून तोड़ूंगा और ऐसा कानून तोड़ूंगा जिसके कारण पूरे भारत भर में इसकी असर होगी। 12 मार्च 1930 के दिन गांधी जी ये आश्रम को छोड़ते हैं। ये शायद आखिर का दिन था गांधी जी ये आश्रम में ऑफिशियली फिर आएंगे वापस, क्योंकि उन्होंने नारा दिया था कि जब तक पूर्ण स्वराज नहीं मिलेगा, जब तक सविनय आंदोलन ख़त्म नहीं होगा, तब तक मैं ये आश्रम में वापस पैर नहीं रखूँगा। 6 अप्रैल 1930 के दिन गांधी जी पहुँचते दांडी। यहाँ से साबरमती के कुछ आगे किनारे आपको एक दांडी का पुल दिखेगा, वो एक छोटा सा लकड़े का पुल था। उसको क्रॉस करते हुए गांधी जी आगे जाएंगे और वहाँ से एक पैदल निर्माण करने की शुरुआत हुई। करीबन 20 दिन से ज़्यादा उन्होंने भ्रमण किया। गुजरात के गांव-गांव तक, उत्तर गुजरात से दक्षिण गुजरात की तरफ गए। मैं अहमदाबाद में हूँ, मध्य सेंट्रल नॉर्थ ऑफ गुजरात आता है। वहाँ से सूरत के समुद्र किनारे तक गए और वहाँ पे जाके एक कानून ही तोड़ना था, तो अहमदाबाद में भी तोड़ सकते थे, पर गांधी ने कहा नहीं, मैं एक ऐसा कानून तोड़ूंगा जिसको जनमानस के साथ सीधा डायरेक्ट कनेक्शन हो, और वो कानून था नमक का कानून। आप सोच सकते हो दोस्तों कि नमक जैसी वस्तु जो सामान्य व्यक्ति के लिए जीवन में, अमीर हो या गरीब हो, सबके लिए बहुत ही ज़रूरी है। आप देखिए, है ना, खाना वो क्या है कि वो स्वाद अनुसार या नमक स्वाद अनुसार, ये बड़े बड़े आपके मास्टर शेफ़ ये बताते हैं, ये उसकी इम्पोर्टेंस है। इट्स वेरी बेसिक इंग्रेडिएंट फॉर ह्यूमन लाइफ, आपको सर्वाइव करने के लिए भी चाहिए। सब उसके ऊपर टैक्स लगाया हुआ है, उसके ऊपर मोनोपोली बनाई हुई है। गांधी ने कहा हम इसको ही तोड़ेंगे, क्योंकि अमीर हो या गरीब हो, राजा हो या नौकर हो, पुलिस वाला हो, संतरी हो या मंत्री हो या ब्यूरोक्रेट हो या कॉमन क्लर्क हो, चपरासी हो, सामान्य किसान हो या मैं बड़ा उद्योगपति हो, सबके लिए नमक की उतनी आवश्यकता है। गांधी जी ने कहा कि ये कानून तोड़ के मैं ये प्रूव कराना चाहता हूँ कि पूरे भारत भर के जितने भी लोग हैं मेरे साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंदर जुड़िए, सिविलियन वे में डिसोबे करेंगे और सरकार की धज्जियाँ उड़ा देंगे। नॉन कॉपरेशन के साथ गांधी जी ने कहा सत्य के मार्ग के ऊपर चलेंगे और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करेंगे। देखो 1930 का ये जो आंदोलन रहा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, वो बहुत ही प्रोमिनेंट है इंडियन नेशनल मूवमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से और गांधी जी के दर्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बॉयकॉट, स्वदेशी स्वराज को तो प्राधान्य दिया गया, साथों के साथ वुमेन की पार्टिसिपेशन बढ़ती है, गरीब मजदूरों की पार्टिसिपेशन बढ़ी, किसानों की पार्टिसिपेशन बढ़ी, बॉयकॉट मूवमेंट पूरे भारत में हुआ। और ये वो दौर है जब हमें देखने को मिल रहा है कि समाज उद्धार के प्रति भी गांधी अब निकल के आ रहे हैं। आप देखिए कि जब ये आंदोलन ख़त्म हो रहा है, उसके दौर में इंग्लैंड में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई थी और ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस के दौरान गांधी जी की ब्रिटिश हुकूमत के साथ जब संवाद हुई, तब इस दौर में भारत से बहुत सारे प्रतिनिधि मंडल गए थे, उसमें बाबा साहेब आम्बेडकर भी थे। वहाँ से वापस आके 1932 में गांधी जी को जब सरकार ने जेल में डाला था, इस दौर में ब्रिटिश सरकार ने सेपरेट इलेक्टोरेट्स, पृथक प्रकार की जो मतदान प्रणाली है एक प्रकार की, वो कर दी थी, जहां अनटचेबल यानी कि डिप्रेस क्लासेस, दलित वर्ग जो है, उनको एक सेपरेट पॉलिटिकल वोट बैंक के रूप में कंसीडर कराया गया। सरकार डिवाइड एंड रूल करना चाहती थी। तो 1932 में जब ये सेपरेट इलेक्टोरेट्स का मुद्दा आया, तो गांधी जी को ये चीज़ समझ में आ गई कि जो मेरा भारतीय समाज का डिप्रेस क्लास है, खास करके अनटचेबल कम्युनिटी है, जिनके साथ छुआछूत का जो परिणाम था सदियों से, उसको कैसे आधार बनाया जाए। एक साइड के ऊपर बाबा साहेब आम्बेडकर अपने हिसाब से उसका प्रयत्न कर रहे थे, राजकीय रूप से सामाजिक संगठन बनाते हुए। गांधी जी ने भी कहा कि मैं भी इसके ऊपर काम करूंगा, और इससे सोशल बेस और बढ़ा। अनटचेबिलिटी के प्रति बाबा साहेब और गांधी जी के विचार में थोड़ा विभिन्न अंतर है, उसके पीछे की कभी चर्चा बाद में करेंगे, पर मूल मुद्दा ये था कि सोशल बेस को कैसे बढ़ाया जाए एक लीडर के रूप में। हरिजन समाज को अपलिफ्ट करने के लिए ये अनटचेबल कम्युनिटी के लिए शब्द यूज़ किया गया, हरिजन, द चिल्ड्रन ऑफ द गॉड। वाई वी शुड बी लाइक नो हैविंग दिस काइंड ऑफ वी कैन से डिफरेंसेस अमॉन्ग देम, उनके साथ ये नहीं होना चाहिए। हरिजन करके न्यूज़पेपर की शुरुआत स्पेसिफिक की गई जो सोशल इश्यूज़ को टारगेट करे। हमें ये भी देखने को मिल रहा है कि आश्रम के अंदर की जो सिस्टम थी उसको भी चेंज किया गया और इंक्लूसिव पहले से था और इंक्लूसिव बनाया गया। क्यों? क्योंकि वो चाहते थे कि हर एक समाज का व्यक्ति ये आश्रम में रहे। यही भारत की एक पहचान बन के आए, वेयर एवरी कम्युनिटी स्टेज टुगेदर। ये वो दौर है जब गांधी जी हरिजन समाज या हरिजन सेवक संघ जैसी संस्थाओं की स्थापना भी कर रहे हैं, राजकीय रूप से अपना आधार भी बना रहे हैं, और साथों साथ उनको ये लगा कि अब गुजरात छोड़ने का समय आ चुका है। दोस्तों, गांधी जी को ये चीज़ बड़ी क्लियर कट समझ में आ चुकी थी 1930 के दशक तक। जब तक सामाजिक आधार में दबा कुचला वर्ग, सबसे वंचित वर्ग हमारे साथ नहीं होगा तो क्या होगा। आज़ादी पूर्ण रूप से नहीं आ सकती जब तक सामाजिक आज़ादी नहीं मिलती, सामाजिक बंधनों से नहीं मिल सकती। इसके लिए हरिजन अपलिफ्टमेंट के लिए काम किया।
यही आश्रम से हरिजन के पॉइंट ऑफ व्यू से काम करना शुरू हुआ और भी संस्थाओं के साथ जुड़े हुए हरिजन सेवक संघ के बारे में मैंने आपको बताया। हरिजन करके न्यूज़पेपर की शुरुआत की, जिसके थ्रू लोगों को सोशल अपलिफ्टमेंट के बारे में बताया गया। अब सवाल ये आता है कि गांधी जी क्यों सोशल अपलिफ्टमेंट के रूप में बात करते हैं और गांधी जी के सिद्धांत कहाँ जुड़े हुए थे। तो सिद्धांत दो दृष्टिकोण से आए, एक था अंत्योदय और एक था सर्वोदय। अंत्योदय का मतलब है कि सबसे छेवट में, सबसे कोने में रुका हुआ व्यक्ति का भी विकास और उद्धार होना चाहिए। और ये आइडियोलॉजी और ये विचार गांधी के मन में आया, मोस्ट प्रॉब्ली ऑथर्स लिखते हैं जॉन रस्किन की किताब से, जिसका नाम ही था अनटू द लास्ट। गांधी को भी लग रहा था कि समाज का विकास, आर्थिक, शारीरिक, सोशल, ओवरऑल आप देखोगे फिजिकल, मटेरियलिस्टिक जो भी डेवलपमेंट है, अगर कोने के व्यक्ति को नहीं मिल रहा है तो उसका लाभ क्या हो, तो इंक्लूसिव नहीं हुआ ना। और इसके कारण सोशल रिफॉर्म्स के ऊपर भार दिया गया, स्त्रियों के ऊपर भार दिया गया, गरीब मजदूरों के ऊपर भार दिया गया। अमीरों के लिए कहा गया कि भाई तुम्हारा भी विकास उतना ज़रूरी है, क्योंकि तुम मटेरियलिस्टिकली प्रोग्रेस हुए हो, यू माइट बी प्रोग्रेस मटेरियलिस्टिकली, आप गाड़ी बंगला नौकर चाकर के साथ जी रहे हो, पर आपका मानसिक उद्धार तो होना चाहिए ना। आप जितना अध्यात्म से दूर गए हो, भौतिकतावाद के पीछे चले गए हो, उसका परिणाम क्या हुआ? आपने अपने आप की जो जर्नी है, प्रभु से मिलने का जो पूरा का पूरा आयाम है, वो तो घुमा दिया है। तो मोर द वेल्थ एक्यूमुलेशन द लेसर द स्पिरिचुअल कनेक्टिविटी विद द गॉड, क्योंकि गांधी बिलीव्ड दैट अल्टीमेट रियलिटी इज द अटेनमेंट ऑफ गॉड, द परम ब्रह्मा। तो ये चीज़ गांधी के लिए बहुत प्रोमिनेंट थी। इसके लिए गांधी कह रहे हैं कि द लोएस्ट सेक्शन, द रिमोटेस्ट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, उसका तो अपलिफ्टमेंट होना ही चाहिए अंत्योदय के रूप में। और यही का यही अपलिफ्टमेंट सर्वोदय के रूप में होना चाहिए। जो अमीर व्यक्ति है, जिसके पास शारीरिक और संशोधन के रूप में जो भी भौतिक संशोधन है वो बहुत अच्छे कुछ है, पर मानसिक रूप से वो डिग्रेड हो चुका है, उसके मूल्य डिग्रेड हो चुके हैं, उसको भी अपलिफ्ट करने की उतनी आवश्यकता है। इन सब मुद्दों के अंदर एक चीज़ बड़ी क्लियर थी कि भाई शिक्षा हमारे हाथ में होनी चाहिए, क्योंकि शिक्षा ही है जिसके थ्रू ब्रिटिश हमको कंट्रोल कर रहे हैं। तो उसके सामने कैसे हमको काउंटर करना है। तो नेशनलिस्ट एजुकेशन, एक ऐसा एजुकेशन जहाँ खाली और खाली किताबी शिक्षा ना मिले, एक वोकेशनल एजुकेशन भी मिले, जहाँ बच्चा पढ़ लिख के अपनी कुछ हुनर सीखे। मेरे पीछे आप देखोगे यहाँ नॉर्मली चरखा चलता रहता है। चरखा वॉज एन वेरी इंटीग्रल पार्ट, क्योंकि ये सेल्फ डेवलपमेंट को और सेल्फ रिलायंस को दर्शा रहा था कि हम एक ऐसी शिक्षा लें जो वोकेशन की तरफ जाए, हमारे कुछ जॉब ओरिएंटेड, कुछ स्किल ओरिएंटेड रहे। 1937 में इसके लिए जाकिर हुसैन, जो कांग्रेस के उस टाइम पे दिग्गज नेता थे, उनके साथ मिलके गांधी ने कांग्रेस के बहुत सारे जो मंत्री थे, जो उस टाइम पे प्रधानमंत्री हुआ करते थे, प्रीमियर सिस्टम थी, तो 7 राज्यों के एजुकेशन मिनिस्टर्स और उनको बुलाया वर्धा में और नई तालीम की शुरुआत की। नाम ही है नई तालीम, एक ऐसी शिक्षा जो राष्ट्रवादी हो, एक ऐसी शिक्षा जिसके अंदर सामाजिक आर्थिक संशोधन के रूप में मेन जॉब ओरिएंटेड और स्किल ओरिएंटेड एजुकेशन मिले। इसके थ्रू बच्चों का ऐसा हुनर डेवलप किया जाए कि वो आगे की लाइफ में जाके कुछ अपने आप को इकोनॉमिकली सेल्फ रिलायंट बना पाए और देश का निर्माण कर पाए इस तरह से। तो स्पिरिचुअल कम फिजिकल कम वोकल एजुकेशन का मिक्सचर को आधार दिया गया। ये आज की तारीख में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू हम लोग लेके आ रहे हैं और कह रहे हैं कि बच्चों को खाली किताबी शिक्षा नहीं। गांधी 1930s में ये बात करके गए। खैर 1930 से 40s के दौर तक आते आते गांधी जी के जीवन के अंदर एक बहुत बड़ी दुविधा का दौर आया। ये दौर था वर्ल्ड वॉर 2 की ब्रिटिश को मदद करे कि ना करे। ये वो भी दौर था जब कांग्रेस में भी बहुत सारी विचारधारा निकल के आ चुकी थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे लीडर्स निकल के आए थे, उनके साथ उनके मत ममांतर हुए। खैर मतभेद थे पर मनभेद नहीं थे, क्योंकि नेताजी कांग्रेस से विमुख भी हो गए, अलग भी हो गए। उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना भी की 1940s के दौर में। इस दौर के अंदर भी हमें ये चीज़ देखने को मिली कि इनके प्रति, गांधी के प्रति जो आदर था वो हमेशा रहा। इसके कारण ही था कि जब सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को एड्रेस भी किया तो बापू के नाम से उनको एड्रेस कर रहे थे अपने रेडियो के अंदर भी। तो ये दर्शा रहा है। और फिर गांधी ब्रिगेड की स्थापना की इंडियन नेशनल आर्मी में, ये भी इनके बीच की एक समन्वयता को दर्शाता है। खैर 1940 के दशक में गांधी जी कोई बड़ा राजकीय आंदोलन करना नहीं चाहते थे। उनको लग रहा था कि ब्रिटेन्स डिफ़िकल्टी शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज इंडियाज़ अपॉर्चुनिटी। 2 कारण थे। पहला कारण था कि लोगों की अभी तैयारी नहीं है कोई बड़े आंदोलन में। पिछले बार जो हो चुका था उसको उनको आधार समझ में आ चुका था कि गलतियाँ कहाँ पे हो रही है। सोशल बेस तैयार नहीं था, लोगों की तैयारी नहीं थी, ब्रिटिश बड़े फेरेशियस थे। दूसरी साइड के ऊपर ब्रिटेन जाएगा तो जापान या जर्मनी भारत में घुस सकता है। खैर जर्मनी तो नहीं, पर जापान आने की शक्यता थी, तो उससे भी एक डर था। इस दृष्टिकोण से पहले 1 आध साल तक तो छोटे मोटे आंदोलन किए, इंडिविजुअल सत्याग्रह किया। 1942 तक आते आते गांधी जी उसके बाद एक नया आंदोलन को दिशा देते हैं, जिसका नाम है क्विट इंडिया आंदोलन, क्विट इंडिया या हिंद छोड़ो आंदोलन।
दोस्तों 1940s का दौर इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारत की आज़ादी के आंदोलन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ा मैं कहूँगा कि एक ऐसा पीरियड था जहाँ पीक फेसेस भी आए और बीच में एकदम लो फेसेस आए। कारण ये था कि वर्ल्ड वॉर 2 की एक इम्पैक्ट हो रही है, आंदोलन कैसे करना चाहिए उसको लेके कांग्रेस के अंदर भी मत ममांतर चल रहे हैं। गांधी पहले 1-2 साल तक सरकार के फेवर में भी नहीं थे, उसके अगेंस्ट में भी नहीं थे। उदाहरण के रूप में आप देखिए कि गांधी ने कहा कि मैं वर्ल्ड वॉर के दौरान आपके सामने कोई आंदोलन नहीं करूंगा और आपका सपोर्ट भी नहीं करूंगा। और उसी का ही परफेक्ट उदाहरण आप देखिए कि 1939 में कांग्रेस की जो 7 सरकार और 7 और बाकी 2 राज्यों में भी और कांग्रेस की सरकारें बनी थी, वहाँ से गांधी ने सबको इस्तीफा दिला दिया। बोले सब मास रेजिग्नेशन दो, हम सरकार को कोऑपरेट नहीं करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली अगर हमारी सरकार चल रही है, हम टैक्स इकट्ठा करके अल्टीमेटली ब्रिटिश हुकूमत को दे रहे हैं, तो दैट शुड नॉट बी देयर। तो ये दर्शा रहा है कि थोड़ा फ्लिप फ्लॉप वाला अप्रोच था। ये अप्रोच को लेके उनकी नेताजी और बाकी सारे कांग्रेस लीडर्स इसके साथ भी थोड़ी मतभेद हुए। 1942 तक आते आते गांधी जी को ये चीज़ समझ में आ चुकी थी कि अब ऑलराउंड मूवमेंट करने की आवश्यकता है। और ऑलराउंड मूवमेंट यही था कि ब्रिटिश हुकूमत को कहा जाए कि हिंद छोड़ो भारत छोड़ो। 8 अगस्त 1942 का दिन था। गोवालिया टैंक मुंबई के अंदर एक कांग्रेस की मीटिंग हुई, हिंद छोड़ो का नारा दिया जाता है और वहाँ से क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत हुई। ये एक ऐसा मूवमेंट है जो गांधी जी ने सोचा भी नहीं था कि किस दिशा में जाएगा, क्योंकि ये मूवमेंट को कंसोलिडेट करने का मौका ही नहीं दिया सरकार के द्वारा। क्योंकि सरकार को ये चीज़ पता चल गई थी कि अगर भारतीयों को थोड़ा भी हम मौका देंगे, अवसर देंगे, तो ये चौका मार देंगे, हमारे ऊपर चढ़ जाएंगे। परिणाम ये हुआ कि 9 तारीख को, यानी कि दूसरे दिन ही तात्कालिक वाइसरॉय लिंगलित था उस दौरान, उसने सब कांग्रेस के लीडर्स को अरेस्ट कर दिया, गांधी जी को भी अरेस्ट कर दिया, उठा के सबको जेल में अलग अलग जगह के ऊपर डाल दिया गया। प्लान ये था कि आज़ादी के आंदोलन को कुचल देंगे। पर आप देखिए कि आप शरीर को कुचल सकते हो, आत्मा को कैसे दबाओगे, आत्मा को कैसे आप वंचित रख सकते हो। राष्ट्रवाद की गंगा जमुना और राष्ट्रवाद की जो सोल थी वो पूरे भारत तक फैल चुकी है। सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजकीय रूप से हर एक व्यक्ति अब घर घर के अंदर से बाहर निकल के आ रहा था कि तुम कितने नेताओं को अरेस्ट करोगे, हम तो तुम्हारे सामने आंदोलन चालू रखेंगे। क्विट इंडिया मूवमेंट का परिणाम ये हुआ कि कांग्रेस लीडरशिप ना होते बावजूद, गांधी जी खुद जेल में होते हुए बावजूद भी आंदोलन चलता रहा। हिंसा बड़ी मात्रा में हुई। गांधी जी खुद हड़ताल के ऊपर उतरे कि ये गलत हो रहा है, भूख हड़ताल की उन्होंने। आंदोलन का उद्देश्य ये था कि सरकार जिस प्रकार से उत्पीड़न कर रही है, पर गांधी ने कहा कि करो या मरो। अब ये टाइम ऐसा आ चुका है क्योंकि उनकी भी पेशेंस लिमिट आ चुकी थी। ये करो या मरो के ऊपर बहुत सारे डू और डाई जिसे हम लोग कहते हैं, उसके ऊपर बहुत सारे ओपिनियंस है ऑथर्स के, एक्सपर्ट्स के, उसके ऊपर हम नहीं जा रहे हैं। पर कहने की बात यह है कि अब गांधी भी कह रहे थे डू और डाई, ये कह रहे थे कि नहीं अब तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर हमने इस बार कोई आंदोलन सक्सेसफुली लीड नहीं किया तो देयर इज़ एवरी पॉसिबिलिटी जैपनीज माइट एंटर इंडिया। और वो जापान बर्मा तक आ चुका था, सुभाष चंद्र बोस उनके साथ जुड़ चुके थे जापान के साथ। इंडियन नेशनल आर्मी की भी स्थापना इसी दौरान हुई है। अब देखिए कि इस दृष्टिकोण से गांधी जी को एक लीडर के रूप में 2 साल तक जेल में डाला गया। 1945 के बाद गांधी फिर जेल से बाहर आए और उसके बाद जो ट्रांसफ़र प्रोसेस या पार्टीशन का जो दौर है उसके अंदर अब गांधी की भूमिका बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाती है। इम्पॉर्टेंट इसके लिए क्योंकि 1945 के बाद के दौरान में एक तो वेवल का प्लान आया, इसी दौरान में वाइसरॉय वेवल नया तात्कालिक रूप में आर्मी चीफ से प्रमोट होकर वाइसरॉय बनाया गया उसको 44 में। और ओवर पीरियड ऑफ टाइम वेवल ने जून 1945 में शिमला में कांग्रेस, मुस्लिम लीग और भी लीडर्स को सबको इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद संवाद हुआ, चर्चा हुई कि क्या किया जा सकता है, क्योंकि भारत में अब पार्टीशन का दौर ऑलमोस्ट शुरू हो चुका है, क्योंकि मुस्लिम लीग अपने हिसाब से अपनी गेम करना चाहती थी। गांधी ने कहा कि नहीं, ये नहीं हो सकता, हम बीच का कोई रास्ता निकाल के देते हैं आपके लिए। अगर जिन्ना चाहता है तो जिन्ना को प्राइम मिनिस्टर भी बनाने के लिए टेम्पररी हम तैयार हो जाएंगे। या सी राजगोपालचारी ने एक प्लान दिया था, CR प्लान, उसके ऊपर भी संवाद किया गया। कहा कि चलो कोई बात नहीं, अगर 2 नेशन थियरी की तरफ भी जाना है तो सी राजगोपालचारी का जो फॉर्मूला था, जहां इंडिया एंड पाकिस्तान दोनों अलग भी रहेंगे साथ में भी रहेंगे, कैसे कि प्राइम मिनिस्टर और बाकी सारी कैबिनेट साथ में होगी, बाकी डगी दोनों जगह के ऊपर इंडिपेंडेंट ऑटोनॉमस गवर्नमेंट होगी, डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स, कम्युनिकेशन साथ में होगा। तो ये गांधी जी का मिडिल अप्रोच था। खैर वो चल नहीं पाया क्योंकि जिन्ना एडमिट था। 1946-47 का दौरान RIN म्यूटिनी, इंडियन नेशनल आर्मी के ट्रायल्स होने, भारत में बहुत बड़ा नौसेना का विद्रोह। तभी भी गांधी जी ने लोगों को कहा कि आप अभी कोई विद्रोह ना कीजिए, हम सरकार के साथ संवाद में हैं, हिंसा करेंगे हमारा ही नुकसान होगा। अल्टीमेटली 46-47 का ट्रांजिशन हुआ। 20 फरवरी 1947 के दिन जब क्लेमेंट एटली का स्टेटमेंट आया कि हम
इस देश का बंटवारा करके जा रहे हैं और एक भारत और दो पाकिस्तान बनेंगे, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान। खैर उस दौरान बांग्लादेश तो था नहीं, तो आज का जो बांग्लादेश है उसको ईस्ट पाकिस्तान के रूप में पहचानते थे। तो 1947 के दौर के अंदर दोस्तों परिस्थिति बहुत ही विपरीत हो चुकी है। पार्टीशन की घोषणा माउंटबेटन के द्वारा की गई। क्लेमेंट एटली जब अपना स्टेटमेंट दिया, उसके 2 महीने के बाद माउंटबेटन भारत में वाइसरॉय के रूप में जब आया, आखिरी वाइसरॉय, तो इस दौरान में नेगोशिएशंस हुई, समझ में आ गया गांधी जी ने उसके अंदर पार्टिसिपेट सीधे रूप में नहीं किया। उन्होंने कहा कि मुझे तो चाहिए नहीं पार्टीशन, मुझे तो बंटवारा ही नहीं चाहिए, जो सरकार करना चाहती है, लोग करना चाहते हैं, कुछ लोग एडमेंट हो चुके हैं। खैर जब भारत में उस टाइम पे सांप्रदायिकता का भूत चरम सीमा के ऊपर जा चुका है, जो लोग एक दूसरे के पड़ोसी हुआ करते थे वो एक दूसरे के खून के प्यासे हो चुके हैं। इस दौरान गांधी जी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन आपको मिलता है। जब 14 और 15 अगस्त के दिन विभाजन हुआ, तब कलकत्ता यानी कि ईस्ट बंगाल के विस्तार में बड़ी मात्रा में हिंसा हो रही थी। गांधी एकमात्र व्यक्ति के रूप में थे जो नेशनल लीडरशिप के अंदर होते के बावजूद भी, जब भारत की संसद के अंदर प्रस्ताव पास हो रहा था, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी की स्पीच नेहरू के द्वारा दी जा रही थी, तब गांधी जी नावखली में खड़े हुए थे बंगाल के अंदर और वहाँ पे सिंगल हैंडेडली लोगों को कन्विंस करवा रहे थे कि दंगे रोके जाए। माउंटबेटन इनके लिए उपाधि दे रहे थे कि ये तो वन मैन आर्मी है, हम नहीं कर पा रहे हैं, वो गांधी कर पा रहे हैं। और ये गांधी जी का प्रभाव ही था जिसके कारण ये कम्युनल जो फ्रेंजी, एक प्रकार की सांप्रदायिकता का भूत लोगों के ऊपर चढ़ा हुआ था, वो रुका। 3-4 दिनों की हिंसा के बाद लोगों को समझ में आया कि गांधी ने फिर से हड़ताल की है। और गांधी जी ये भूख हड़ताल बहुत ही प्रोमिनेंटली करते थे। एक टूल भी था उनके खुद के लिए भी और लोगों के लिए भी। खुद के लिए इसके लिए क्योंकि उनका ये मानना था कि मैं ज़रूरत से ज़्यादा वस्तुओं को कंज्यूम करता हूँ तो मैं हिंसा कर रहा हूँ। खाना भी एक हिंसा का प्रकार है उनके हिसाब से, ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें खाना कंज्यूम करना, क्योंकि अल्टीमेटली इट लीड्स टू मोर एंड मोर ऑफ ग्रीड, इट लीड्स टू मोर एंड मोर ऑफ सेल्फ सेटिस्फैक्शन, जो कभी मिलता नहीं है व्यक्ति के अंदर। और इस दृष्टिकोण से गांधी जी भूख हड़ताल करके खुद तो ब्रह्म को अचीव कर रहे थे, क्योंकि फॉर हिम काइंड ऑफ इट विल लीड टू मेडिटेशन, इट विल लीड टू मोर एंड मोर ऑफ एनलाइटनमेंट। साइमल्टेनियसली गांधी इस दौर के अंदर लोगों को भी कन्विंस करा रहे थे कि आप ये हिंसा रोक दीजिए। इफ़ यू विल नॉट स्टॉप द वायलेंस, दिस विल बूमरैंग द नेशन, ये देश को तोड़ देगा, हमारी बीच में जो यूनिटी है वो पूरी तरह ख़त्म हो जाएगी। खैर गांधी जी का ये योगदान 1947 के बाद चलता रहा। 1947 से 48 का ट्रांजिशन आया, रेफ्यूजीज़ के क्राइसिस हो रहे थे ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान से सैकड़ों लाखों की मात्रा में लोग भारत में आ रहे थे। लोगों के अंदर बहुत गुस्सा था, क्योंकि लोग घर बार छोड़ के पंजाब से आए, बंगाल से आए, सिंध से माइग्रेट होके आए। उनको लग रहा था कि हमारे साथ अन्याय हुआ। गांधी जी ने कहा कि अब देखिए कि जो हो चुका है वो हो चुका है, हमें इसका जो काइंड ऑफ एक प्रकार का कंपनसेशन जो है वो हमें मिलेगा, कुदरत हमें देगी, बट हमें इसको अब आगे नहीं लेके जाना है। देखो एक लीडर की खासियत होती है कि रिकंसाइल करे डिफरेंसेस को। कम्युनलिज्म जो सांप्रदायिकता का भूत था भारत के अंदर जो चढ़ा हुआ था, सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे, उनको सिंगल हैंडेडली रोकने की कोशिश की गई। कलकत्ता में नावखली की बात हो गई, बंगाल में दिल्ली की बात हो गई, या पंजाब की बॉर्डर तक गांधी गए थे। 1-2 दफ़ा ऐसा भी हुआ जब दिल्ली में उन्होंने इस दौरान प्रार्थना सभा करते थे बिरला हाउस के अंदर, तो काफ़ी बार उनके ऊपर अटैक भी हुए, पर गांधी ने उसको इग्नोर कर दिया। शायद तक इस दौर में कुछ लोग ऐसे भी थे जो उनकी विचारधारा से मैं कहूँगा कि मान्यता नहीं रखते थे। उनमें से ही आप जानते भी होंगे नथुराम गोडसे थे। और एक ऐसा दिन आया जहाँ मतभेद को मनभेद के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया। और जनवरी 1948 में 31 तारीख थी जब गोडसे ने गांधी जी की हत्या कर दी। राजकीय मत मतांतर हो सकता है, पर उसका परिणाम ये नहीं कि आप किसी की जान ले लो। जो व्यक्ति पूरे ज़िंदगी अहिंसा के लिए लड़ते रहे और अहिंसा के पॉइंट ऑफ व्यू से भारतीय समाज को एक करने की कोशिश करते रहे, उनके एक हिंसात्मक कार्यवाही के अंदर मृत्यु हुई, ये बहुत बड़ी एक आयरनी की बात है। एक समाज के लिए, हमारे लिए एक प्रश्न छोड़ के जाता है कि हम कैसे भारत को देखना चाहते हैं। गांधी जी के दर्शन गांधी जी नहीं होने के बावजूद भी चलते रहे, वो चाहे आर्थिक मुद्दे हो, राजकीय मुद्दे हो, दुनिया भर के आज़ादी के आंदोलन हो, सब जगह के ऊपर गांधी और गांधी के द्वारा दिए गए जो दर्शन और विचार है वो आज की तारीख में भी जीवित है। दोस्तों गांधी जी एक मूवमेंट के रूप में अगर उनका हम लोग कंट्रीब्यूशन देखें तो 1917 से 1948 तक वो भारत की आज़ादी के आंदोलन में बड़े एक्टिव रहे।
इस दौरान आप देखिए कि एक लीडरशिप के रूप में एक कंट्रीब्यूशन ये भी होता है, लीडर की एक कर्तव्य ये होता है कि नए लेवल ऑफ लीडरशिप को क्रिएट किया जाए। ये नए लेवल ऑफ लीडरशिप में आप समझने की कोशिश करिए कि उनसे ही प्रभावित होके वल्लभ भाई पटेल अपनी वकीलात की प्रैक्टिस छोड़ के वो भी फिर मेन स्ट्रीम मूवमेंट में आ गए। खेड़ा सत्याग्रह और उसके बाद बारडोली सत्याग्रह तक आते आते ये वल्लभ भाई को सरदार के रूप में जो प्रतिसाद दिया, उनको जो टाइटल भी दिया गया, तो बिकॉज ऑफ द गांधीयन पॉलिटिक्स एंड द मेथड दैट ही अडॉप्टेड। आप देखिए जवाहरलाल नेहरू, उनके फादर मोतीलाल नेहरू मॉडरेट्स की तरफ से या कांग्रेस की एक एक्टिव लीडर के रूप में थे, पर मोतीलाल नेहरू से थोड़े विपरीत आइडियोलॉजी में जाके जवाहरलाल नेहरू जी का जो राजकीय रूप से उद्धार हुआ, उसमें कहीं ना कहीं गांधी जी का एक परछाया हमको ज़रूर से देखने को मिलेगा। वुमेन लीडरशिप की बात कर दे, सरोजिनी नायडू की बात करें कि ये सरोजिनी नायडू ही थी जो गांधी जी को मोटिवेट किया और पुश किया कि वाई डोंट यू अलाउ वुमेन टू बी अ पार्ट ऑफ द मेन स्ट्रीम मूवमेंट। क्यों गांधी जी 1930 में जब नमक सत्याग्रह हुआ तो उसके विरुद्ध में भी थे। कहने की बात मेरी ये है कि स्त्री पुरुष के बीच में समानता, सामाजिक आधार के रूप में सबसे वंचित में वंचित वर्ग हो उसको ऊपर लेके आना, अंत्योदय से लेकर सर्वोदय की बात करना। ये अंत्योदय और सर्वोदय का जो विचार है उसको आगे इलॉबरेट किया गया विनोबा भावे के द्वारा। उनकी एक कुटीर है, आगे आपको अभी झलक दिखा देंगे, और विनोबा भावे जी बेसिकली सर्वोदय के बारे में बताते हैं, आगे एक्सपांड करेंगे, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। कहने की बात यह है कि गांधी जी के विचार खाली और खाली राजकीय मुद्दे तक नहीं थे। ये आश्रम के प्रीमाइसिस में हम जो अभी यहाँ खड़े हुए हैं, खैर अभी ये तो एग्जीबिशन सेंटर के तरफ आए हैं, बट आश्रम में एक आधार था, वो था स्वच्छता का आधार। और अभी हम लोग स्वच्छ भारत हमने शुरू किया है कैंपेन के रूप में। भारत सरकार ट्राई कर रही है कि भाई भारत के अंदर क्लीनलीनेस। गांधी वॉज वन सच पर्सन जिनका ये मानना था कि स्वच्छता त्याज प्रभुता, मतलब जहाँ स्वच्छता है वहाँ पे ही ईश्वर है। Wherever there is cleanliness, there is God. Ultimate objective of we as humans, we as society, is to achieve the supreme beings and the God. अगर हम गंदगी में रहेंगे, अगर हम चीज़ों को इधर उधर फेंकेंगे, कूड़ा कचरा करेंगे, तो अल्टीमेटली हमारे लिए नुकसान है, पर्यावरण के लिए भी नुकसान है। तो आज के दौर के अंदर जब हम लोग क्लीन इंडिया की बात करते हैं, स्वच्छता की बात करते हैं, आज की जो मिशंस की बात करते हैं, वहाँ स्वच्छता के आधार के ऊपर ही पूरा का पूरा आंदोलन को चलाना एक बड़ा प्रोमिनेंट मुद्दा था। इसी तौर के ऊपर जेंडर इक्वालिटी की बात करनी हो, गर्ल चाइल्ड कैंपेन की बात करनी हो, नेशनल एजुकेशन के बारे में मैंने आपको बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा के बारे में उनका क्या विचार था। ये आश्रम ही था जहाँ से उन्होंने शुरुआत की थी, और इसी के कंटिन्यूएशन में नेशनलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस को आधार बनाया गया। मेरे पीछे आप एक प्लेक देख पा रहे होंगे, वो है गुजरात विद्यापीठ का एक बैनर आपको दिखेगा यहाँ पे। गुजरात विद्यापीठ 1920 के दशक में क्यों बनाई गई? क्योंकि राष्ट्रवादी शिक्षा हमारे हाथ में अगर नहीं होगी तो ब्रिटिश एजुकेशन जो पॉलिसी थी वो कैसी थी? हमको कॉलोनाइज करने के लिए थी, राइट? हमारा ब्रेन वॉश किया जाता था, हमें जॉब्स के लिए एलिजिबल ना ठहराए वैसा किया जाए, अंग्रेज़ी शिक्षा देना। गांधी ने कहा नहीं, मातृभाषा में देंगे, और ऐसा शिक्षा जो वोकेशनल भी हो। चरखा के रूप में नहीं था, चरखा सेल्फ रिलायंस का एक सिंबल था। काफ़ी लोग आज के दौर के अंदर क्रिटिसिज्म करते हैं कि देखो गांधी ने चरखा चलाने के लिए पुश किया। अरे भाई, चरखा तब के दौर की बात थी। आज का भारतीय युवा चरखा की जगह मैं कहूँगा कि कोड लिख रहा है। ये क्या है? ये सेल्फ रिलायंस है। आज का भारतीय चरखा चलाने की जगह एल्गोरिदम बना रहा है। ये क्या है? ये सेल्फ रिलायंस है। हमारी इकोनॉमी को हम आगे लेके जा रहे हैं। कहने की बात यह है कि आप अपने दिमाग से इंडिपेंडेंट हो जाइए, स्वदेशी वस्तुओं को उपयोग करना शुरू करिए। हम क्यों विदेशी वस्तुओं के ऊपर रहे? तो गांधी जी के विचार आप देखिए तो पॉलिटिकल लीडरशिप को रिक्रिएट करने में उनके लगे। ये पॉलिटिकल लीडरशिप इन्होंने, आपको जान के बड़ी हैरानी होगी कि खाली भारत में नहीं किया, खाली भारत तक नहीं सीमित रहा है। मज़े की बात यह है, आप देखिए नेहरू से लेके, टागोर से लेके, वल्लभ भाई पटेल से लेके, इवन सुभाष बाबू उनके साथ वैचारिक मतभेद रखते थे, पर मन से तो एक ही थे। इसके लिए बापू नाम से एड्रेस करना कोई छोटी बात थोड़ी थी। इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना करना और गांधी ब्रिगेड का निर्माण करना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, ये कोई छोटी बात थोड़ी थी। वो मतभेद थे, उसके बावजूद भी ये किया। लीडरशिप की मैं बात कर रहा हूँ, उनका प्रभाव देखिए कि ट्रांसकॉन्टिनेंटल था, भारत के बाहर भी आपको देखने को मिलता है। अमेरिका के अंदर की मैं बात करूँगा, 1950 का दौर है, गांधी जी के मृत्यु हुए करीबन 10 साल हो चुके हैं। अमेरिका में अश्वेत समाज यानी कि जो ब्लैक कम्युनिटी है, अफ्रीकन अमेरिकन थे, जो 200-300 साल पहले उनको जहाज़ों में डाल के ये गोरे लेके गए थे, उनके अधिकारों से उनको वंचित रखा गया था। उसको लेके अमेरिका में एक गृह युद्ध भी हुआ। मार्टिन लूथर करके एक नेता निकल के आए, मार्टिन लूथर जूनियर। उन्होंने कहा कि हमें इसके सामने लड़ना है। लड़ने का परिणाम क्या हुआ? अधिकार नहीं मिल रहे थे। मार्टिन लूथर 1950 के दौर में भारत आए। भारत आके नेहरू जी के साथ उनका संवाद हुआ। उन्होंने गांधी जी को पढ़ा और समझा कि कैसे एक अहिंसक आंदोलन के द्वारा
अपने समाज के अधिकारों की जो वंचित रखा गया उसको अधिकार प्राप्त किए जा सकते हैं। और उसी का ही परिणाम था कि भारत से मार्टिन लूथर किंग वापस गए, मार्टिन लूथर जूनियर वापस गए, और अमेरिका जाने के बाद उन्होंने अलबामा नाम की जगह से एक आंदोलन शुरू किया, ब्लैक राइट मूवमेंट। ये वही ब्लैक राइट मूवमेंट है जिसका परिणाम था 1965 में अमेरिका की कांग्रेस ने, उनकी संसद ने कानून पास करते हुए अश्वेत समाज के लोगों को राइट्स दिए। वही अश्वेत समाज से एक व्यक्ति 2008 में प्रेसिडेंट बन के आया, बराक ओबामा। ओबामा कहते हैं कि मेरे जीवन का सबसे बड़ा कोई मोटिवेटर थे तो वो थे मार्टिन लूथर, और मार्टिन लूथर कहते हैं कि मेरे जीवन में किसी ने सबसे ज़्यादा प्रभाव डाला था जब मैं अपने समाज के लोगों की राइट्स की बात कर रहा था तो वो थे महात्मा गांधी। आप देखिए कि 2008 में अमेरिकी राष्ट्रपति से लेके 1960 से मार्टिन लूथर और भारत के गांधी जी कहाँ कहाँ जुड़ाव था। देखिए कि व्यक्ति आज की तारीख में हयात नहीं है पर उसके विचार अभी भी आपको देखने को मिलेंगे। हमें भगत सिंह के विचार इसके साथ देखने को मिलेंगे। गांधी और भगत सिंह के बीच में आपको बहुत वैचारिक मतभेद मिलते हैं, उसके बावजूद भी हमें ये मिल रहा है कि गांधी जी उनकी आलोचना कर रहे थे, साथों साथ गांधी जी ये भी कह रहे थे कि भाई ये जो नौजवानों ने जो सुप्रीम सेक्रीफाइस दिया है वो कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। आप समझने की कोशिश करिए कि गांधी जी के विचार आर्थिक या इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ से भी बहुत थे। अच्छा, इंटरनेशनल इन्फ्लुएंसेस की मैं बात कर रहा था, ख़त्म करते फिर इकोनॉमी के ऊपर आएंगे। इंटरनेशनल इन्फ्लुएंसेस में आपको मार्टिन लूथर तो मिलेंगे, एक और गांधी आपको देखने को मिलते हैं, वो है आपके अफ्रीका के अंदर, साउथ अफ्रीका, जहाँ से गांधी खुद निकल के आए थे 1893 से लेके 1915 तक। गांधी 1990s में बेसिकली गांधी के बताए रास्ते के ऊपर अफ्रीका में एक आंदोलन हुआ नेल्सन मंडेला के द्वारा। 27 साल तक उनको भी वहाँ की जो वाइट गवर्नमेंट थी, माइनॉरिटी गवर्नमेंट थी, अपार्थाइड पॉलिसी के द्वारा उनको सप्रेस करती रही। उसके बावजूद भी विल सी कि नेल्सन मंडेला बाहर आके निकल के कहते हैं कि मेरे जीवन का एक मोटिवेटिंग फैक्टर थे, वो थे मोहनदास करमचंद गांधी। आप देखिए कि ट्रांस कॉन्टिनेंटल इमेज, ट्रांस कॉन्टिनेंटल इम्पैक्ट, वो खुद नहीं रहे पर उनके विचार से प्रभावित होकर लोगों ने उसी दिशा निर्देश के ऊपर अपनी आज़ादी के आंदोलन को चलाया। गांधी जी के विचार हम जितना इंटरनेशनली देखते हैं उतना पॉलिटिक्स से देखते हैं। गांधी का एक बहुत क्लियर कट मानना था कि डेमोक्रेसी शुड बी फ्रॉम बिलो, इट शुड नॉट बी फ्रॉम द टॉप। देखिए, टॉप डाउन अप्रोच से कुछ गिने चुने लोग राजकीय निर्णय लेंगे, उससे सच्चे अर्थ में लोकशाही नहीं आएगी। हिंद स्वराज की जब कल्पना की थी तब उन्होंने बहुत क्लियर कट विचार दिया था और कहा था कि हिंद के स्वराज कैसा होगा, एक ऐसा स्वराज जहां ग्रामीण रूप से स्वराज होगा, एक ऐसा स्वराज जहां कॉमन मैन अपने हिसाब से अपने राइट्स को और अपनी ड्यूटीज़ को फॉलो करेगा, और एक ऐसे राज्य की निर्माण करेगा जहां सबके अधिकार सेम होंगे, किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। स्टेट यानी कि जो राज्य है उसकी आवश्यकता है पर लिमिटेड सेंस में, उसी को ही राम राज्य के रूप में गांधी ने कहा है। डिसेंट्रलाइज्ड मॉडल ऑफ इकोनॉमी एंड गवर्नेंस मॉडल के ऊपर गांधी ने कहा। खैर, यही मॉडल को हमने अपनाया आफ्टर 73rd एंड 74th अमेंडमेंट, जो आज की तारीख में पंचायती राज के रूप में है। गांधी जी का ये मानना था कि जितना डिसेंट्रलाइजेशन करेंगे उतनी ही लोगों के अंदर एम्पावरनेस होगी, उतने ही लोग अपने अधिकारों के लिए, अपने फ़र्ज़ों के लिए और अपनी पार्टिसिपेशन बढ़ाएंगे सिस्टम ऑफ गवर्नेंस में। और इससे दो चीज़ होगी, एक तो चेक्स एंड बैलेंसेस आएंगी, अकाउंटेबिलिटी ऊपर जो सत्ताधीश बैठे उनकी बैठी जाएगी, करप्शन के ऊपर फ़र्क पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आज के दौर के अंदर अगर बेसिकली ऊपर से सब कुछ डिसीजन लिए जा रहे हैं तो देयर इज़ एवरी पॉसिबिलिटी कि नीचे आते आते भ्रष्टाचार होगा, क्योंकि कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। नीचे से 1 लाख रिप्रेजेंटेटिव्स खड़े होकर अपने जनमत विस्तार के लिए, अपने गांव के लिए, अपने वार्ड के लिए कार्य करेंगे तो कहाँ भ्रष्टाचार होने की शक्यता है। तो गांधी जी के विचार डिसेंट्रलाइजेशन, करप्शन के साथ भी जुड़े हुए हैं। यही विचारों को हम लोग आर्थिक रूप से देखते हैं। अब गांधी जी ने इंडस्ट्रियलाइजेशन का उस पीरियड के अंदर पूरा अभ्यास किया। उन्होंने देखा कि जैसे जैसे दुनिया के अंदर औद्योगिक क्रांति हुई, ये औद्योगिक क्रांति ने पूरी दुनिया को हैव और हैव नॉट, जो मार्क्स ने कहा है कि 2 वर्गों में डिवाइड कर दिया, एक अमीर वर्ग और एक गरीब वर्ग। अमीर और गरीब के बीच में खाई बहुत बढ़ गई और गरीब का शोषण होता रहा। गांधी ने कहा कि इसका रास्ता क्या है कि हमें इकोनॉमी करनी चाहिए पर सेंट्रलाइज इंडस्ट्रियल मॉडल के ऊपर ना जाते हुए सेल्फ सफिशिएंट विलेज इकोनॉमीज़ को आधार बनाना चाहिए। देखो, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है? खाना पीना 2 जगह हमको मिल जाए, 2 समय का रोटी कपड़ा और मकान मिल जाए। इससे ज़्यादा व्यक्ति करेगा तो ऑलरेडी आप देखिए कि पर्यावरण को कितना नुकसान हो रहा है। हमारी ग्रीड, हमारी जो एक प्रकार की वस्तुओं को कंज्यूम करने की आदत है, उसके कारण इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, कितनी सारी चीज़ें फ्रजाइल हो रही है। गांधी इसके लिए मना कर रहे थे। वो कह रहे थे कि ब्रेड लेबर करो। ब्रेड लेबर का मतलब क्या है कि उतना काम करो जितना तुमको खाने के लिए ज़रूरत है।
उतना काम करो जहाँ तुम्हारी 2 टके की रोटी चल जाए, और क्या चाहिए, चलो 3 वक्त की, और 2 रुपये तुमने सेव कर दिया, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा। हर एक व्यक्ति श्रम करेगा उतना ही ज़्यादा ठीक होगा। आज की तारीख में श्रमदान और श्रमिक भारत को लेकर अलग अलग प्रकार के सरकार के द्वारा कार्य किए जा रहे हैं। वही पॉइंट ऑफ व्यू से गांधी जी के विचार हमारे लिए बहुत प्रोमिनेंट है, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन की मॉडल की आलोचना जब उन्होंने की थी तब उन्होंने कहा था कि इससे वॉर्स हुए हैं, साम्राज्यवाद हुआ है। आज की तारीख में देखिए पूरी दुनिया में जो ये 3rd वर्ल्ड वॉर की परिस्थिति क्रिएट हो चुकी है, काइंड ऑफ कंट्रीज़ के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, उसके पीछे का कारण क्या है, रिसोर्सेज, पैसा, साम्राज्यवाद, औद्योगिक क्रांति के बाद मार्केट, रॉ मटेरियल्स को कैप्चर करना। गांधी कह रहे थे कि ये मॉडल पूरा बेकार है, क्योंकि इससे प्रोग्रेस हो रहा है, पर प्रोग्रेस व्यक्ति के दिमाग के अंदर वो नेगेटिव इम्पैक्ट कर रहा है और ऑल सोसाइटल डिक्लाइन क्रिएट कर रहा है। इसके लिए गांधी कह रहे हैं कि गाँव के अंदर अर्थव्यवस्था बनाओ, विलेज इकोनॉमीज़ को प्राधान्य दो, एग्रीकल्चर बेस्ड रूरल इकोनॉमी को चलाओ, जिसके कारण व्यक्ति भी सेल्फ सफिशिएंट होगा, समाज भी सेल्फ सफिशिएंट होगा, किसी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगी। इनफैक्ट इंडस्ट्रीज़ अगर बनानी भी है आपको, तो अहमदाबाद के अंदर उन्होंने ये मॉडल को अपनाने की कोशिश की, वो थी ट्रस्टी सिस्टम। अब आप पूछोगे कि ये ट्रस्टी सिस्टम कहाँ से आई है, तो गांधी ने कहा कि देखिए कि ये जितनी भी औद्योगिक हमारी इंडस्ट्रीज़ बन रही है उसमें मालिक और नौकर की एक सिस्टम चलती है। एक मालिक है जो एक इंडस्ट्री को बनाए रखा है, उसके नीचे 200, 500, 1000 मजदूर काम कर रहे हैं। मजदूरों को लग रहा है हमारा शोषण हो रहा है, क्योंकि हमें जितना काइंड ऑफ वेजेस मिलना चाहिए, हमें जितना मिनिमम सैलरी मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। गांधी जी ने उसका रास्ता निकाला। गांधी जी ने कहा बहुत क्लियर कट कि लेट अस हैव अ ट्रस्टी सिस्टम, let us include the labor and let us include the workers in the management and participation in the industrial model। मालिक के रूप में नाम काम करे, पर ट्रस्टी के रूप में मजदूर को अपना शेयर दे दे कि भाई अगर 1 लाख रुपए की इंडस्ट्री है तो 10 रुपये तुम्हारा भी शेयर का है, क्योंकि तुमने उतना ही कंट्रीब्यूट किया है जितना मालिक ने किया है। अगर सबके सब ट्रस्टी के रूप में काम करेंगे तो इनके बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगी। कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगी तो अल्टीमेटली एक ऐसा समाज बन के आएगा जो क्लासलेस सोसाइटी के रूप में होगा। एक ऐसा क्लासलेस जहां वर्ग होने की शक्यता बहुत कम है। वर्ग नहीं होगे तो वर्ग विग्रह नहीं होंगे, कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होगी, और कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होगी तो ऑब्वियसली ये चीज़ बड़े फ़ायदे कारक है कि अल्टीमेटली इट विल लीड टू मोर एंड मोर ऑफ कंसेंसस एंड हार्मनी इन द सोसाइटी विच इज़ बेनिफिशियल फॉर आवर लॉन्गर रन। दोस्तों, गांधी जी के विचार आज के तारीख में उतनी ही सार्थकता रखते हैं जितने तब के रखते हैं। जैसे कि हमने बात की अभी कि कैसे उन्होंने इकोनॉमिक डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में बताया, वैसे ही पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन के ऊपर बात किया। उनका ये मानना था कि डेमोक्रेसी शुड बी फ्रॉम द बिलो, मतलब नीचे से लोकशाही आनी चाहिए। हर एक व्यक्ति अपना अधिकार, अपने मत का, अपने ओपिनियन, अपने पार्टिसिपेशन, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन प्रोसेस के अंदर पार्टिसिपेट करेगा, उतनी ही डेमोक्रेसी स्टेबल होगी, उतनी ही चेक्स एंड बैलेंसेस आएंगी। इस दृष्टिकोण से आज के दौर के अंदर गांधी जी के विचारों की लोगों को प्रासंगिकता लगती है कि शायद तक अब वो उतने रेलेवेंट नहीं रहे, पर मैं कहता हूँ अभी भी रेलेवेंट है। आप देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट आज की तारीख में पेरिस के अंदर क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस जब हुई 4 साल पहले, 5 साल पहले या 6 साल पहले ऑलमोस्ट, तब बोला गया कि हम प्री इंडस्ट्रियल लेवल के ऊपर हमारी जो टेम्परेचर है वो लेके आएंगे और 1.5 डिग्री सेल्सियस हम नीचे लेके जाएंगे। गांधी जी ने तब ये कह दिया था कि भाई देखो, तुम जितना इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जाओगे उतनी ही तुम्हारी इकोनॉमी तो ग्रो करेगी, बट अल्टीमेटली इसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे। दूसरी बात, इसके कारण पर्यावरण के ऊपर भी इम्पैक्ट होगा। आज के दौर के अंदर अब हमारा समाज जागरूक हुआ है, अब समझ में आ रहा है कि भाई ये तो एनवायरमेंटल क्राइसिस क्रिएट होगी समाज के अंदर, क्योंकि हमने हमारी ज़रूरत से ज़्यादा नीड्स को बढ़ाया, ग्रीड की तरफ चले गए और एज एनवायरमेंटल क्राइसिस की तरफ गए। तो देखिए, गांधी जी अपने समय से बहुत आगे थे। उनके विचार शिक्षा में हो, आज की तारीख में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की हमने बात की कि कैसे NEP के अंदर हमको रिफ्लेक्ट होते हुए दिख रहे हैं। वोकेशनल एजुकेशन विथ मदर टंग, जो गांधी जी ने आज से 100 साल पहले बोले थे कि भाई व्यक्ति को अपनी शिक्षा मातृभाषा में मिलनी चाहिए, तब की वो बात कर रहे हैं। एक इम्पैक्ट आपको ये बहुत प्रोमिनेंटली मिल रहा है गांधी के दर्शन के द्वारा या गांधी जी के जो पूरे विचारधारा के द्वारा। वो मेनली थे कि गांधी जी जो पूरा का पूरा जो आंदोलन निकाला, ये आंदोलन को भी इन्होंने कोई एक मूवमेंट के रूप में नहीं देखा। अभी देखो, हमने चर्चा की इस सेशन की शुरुआत में भी कि द नेशनल मूवमेंट वाज नॉट अ सिंगल हैंडेडली लॉन्ग टर्म मूवमेंट, इट वाज डिवाइडेड इनटू मल्टीपल पार्ट्स। इसी को ही प्रोफेसर बिपिन चंद्रा या और भी ऑथर्स लिखते हैं कि इट इज़ कॉल्ड एज द PCP टेक्निक, प्रेशर कॉम्प्रोमाइज प्रेशर। एक चीज़ बड़ी प्रोमिनेंट थी गांधी जी की मेथडोलॉजी के अंदर
कि कोई भी आंदोलन की जब शुरुआत करे, बड़ी मात्रा के अंदर शुरुआत करे, वो तात्कालिक रूप में नहीं मिलेगा। लोग भी थक जाएंगे, सरकार भी तुम्हारा साथ नहीं देगी। ऑब्वियस है, सरकार थोड़ी आपको ऐसे ही गिफ्ट देने के लिए बैठी हुई है। एंड दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस कि गांधीयन मेथड और गांधीयन टेक्निक्स के अंदर हमको एक चीज़ बड़ी प्रोमिनेंटली मिलेगी। वो ये था कि गांधी जी ने हमेशा एक आंदोलन किया, आंदोलन का एक गोल क्लियर रखा। जैसे 1919 के अंदर नॉन कोऑपरेशन करना, तो उसमें एक ही बात थी कि हमको 3 मुद्दे के ऊपर न्याय मिले। जलियांवाला बाग, स्वराज की परिभाषा थोड़ी अलग थी उस दौर में, और साथों की साथों यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के साथ साथ खिलाफत का मुद्दा जो था वो हमारा सॉल्व होना चाहिए। 1930 में वो पूर्ण स्वराज का नारा दे रहे हैं और उसके लिए नमक आंदोलन या सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत की। 1942 की बात करेंगे तो गांधी क्विट इंडिया की तरफ गए। तो आप देखिए कि देयर इज अ ग्रेजुअल ग्रोथ ऑफ द डिमांड्स दैट गांधी इज बीइंग मेड। ऐसा नहीं है कि गांधी जी रातों रात एक ही पहले दिन आके कह रहे थे। ये क्यों था? क्योंकि ही वॉज वेरी मच अवेयर दैट द मासेस विल नॉट बी रेडी, नाइदर द गवर्नमेंट। इसी को ही पीसीपी कहते हैं। 100 रुपये के लिए आंदोलन करो, सरकार कहेगी 10 देंगे, गांधी कहेंगे चलो 10 रुपये दे दो, आज हम लोग शांत हो जाते हैं। 2-4 दिन वो 10 रुपये का नाश्ता पानी खरीदेंगे, थोड़ा दूध दही खाएंगे, फिर वापिस 90 रुपये के लिए आंदोलन करेंगे। पूरा का पूरा आज़ादी का आंदोलन आप देखिए दोस्तों, गांधी जी के पहले या उसके बाद में भी, ऐसे तो हम कहते हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट, ये नेशनल आइडेंटिटी गांधी के आगमन के बाद ही क्रिएट हुई है, क्योंकि इसकी इम्पैक्ट पैन इंडिया हुई। 1932 का दौर है जब आज के खैबर पख्तूनवा मतलब पेशावर वाला रीजन पाकिस्तान में चला गया, शहीद अफरीदी जहाँ से बिलोंग करते हैं, उस दौर के अंदर राष्ट्रवादी विचारधारा का उदय वहाँ पे होना, और एक व्यक्ति निकल के आए खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनको टाइटल दिया गया फ्रंटियर गांधी। बोले ये तो फ्रंटियर प्रोविंस के गांधी है। आप देखिए इनका प्रभाव, तो ये प्रभाव भारत के बाहर सब जगह के ऊपर आपको मिलता है। आप यही प्रभाव आपको देखने को मिलता है बर्मा के अंदर। आंग सान सू की अगर आपको जानकारी होगी तो बर्मा में आज के तारीख में जुंटा सरकार के द्वारा उनको हाउस अरेस्ट किया गया। उनके फादर बेसिकली बर्मा के गांधी के रूप में पहचाने गए। ही इज़ बीन कॉल्ड द टाइटल ऑफ बर्मीज गांधी, क्योंकि बर्मा में ब्रिटिश के सामने राष्ट्रवाद उनके द्वारा शुरू किया गया। तो कहने की बात मेरी ये है कि व्यक्ति आज के तारीख में हयात नहीं है, जीवित नहीं है, उसका मतलब ये नहीं कि उनके विचारों की सार्थकता, उनके विचारों की मैं कहूँगा कि रेलेवेंस नहीं है। आज की पॉलिटिक्स की बात कर दे, गांधी जी ने कहा था कि पॉलिटिक्स विदाउट एथिक्स इज़ काइंड ऑफ अ डिज़ास्टर, एक पाप के समान है। नॉलेज विदाउट कैरेक्टर इज़ लाइक अ सिन। उन्होंने ये भी कहा था कि अगर तुम ज्ञान ले रहे हो पर तुम्हारा चरित्र ही नहीं है तो ये ज्ञान किस बात का है। तुम भ्रष्टाचार करोगे, समाज के लिए नुकसान क्रिएट करोगे और ये ज्ञान का आप मिसयूज़ करोगे। प्लेजर विदाउट और वर्क विदाउट प्लेजर, आप काम कर रहे हो पर बेसिकली या काइंड ऑफ आप सुखमय काम करो, मतलब क्या है? आपको काम करके अपने आप को सुखी होना चाहिए, एक हद से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसी पॉइंट ऑफ व्यू से साइंस की उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि साइंस शुड बी मॉरल, साइंस शुड बी यूज़फुल फॉर द सोसाइटी। ऐसा ना हो कि नेगेटिव वे के अंदर उसका मिसयूज़ किया जाए। तो गांधी जी के विचार आज के दौर के अंदर दुनिया में जितने भी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, राइट्स इश्यूज़ चल रहे हैं, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, सोशल इश्यूज़ चल रहे हैं समाज में, पॉलिटिकल इश्यूज़ चल रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट चल रही है। आप देखिए कि दुनिया भर की कितनी भी कॉन्फ्लिक्ट है, अल्टीमेटली कहाँ पे ख़त्म हुई? डिप्लोमेसी के टेबल्स के ऊपर, पीस के द्वारा, शांति के द्वारा। क्या आज के दुनिया के जितने भी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के प्रॉब्लम्स है, क्या गांधी जी के विचारों के साथ पूर्ण हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? ये सवाल मैं आपके ऊपर छोड़ के जा रहा हूँ। वो चाहे डेमोक्रेसी हो, वो चाहे इंटरनेशनल ऑर्डर हो, वो चाहे नेशनलिज्म हो, राष्ट्रवाद हो, जिसको गांधी जी आलोचना भी करते थे और ये भी कह रहे थे कि ये ज़रूरी है, वो चाहे स्त्रियों की भागीदारी हो, शिक्षा व्यवस्था हो, सामाजिक उद्धार की बात हो, अंत्योदय से लेकर सर्वोदय, हर एक मुद्दे के ऊपर गांधी जी का प्रतिबिंब भारत और भारत के बाहर भी दिखेगा। और इसी के कारण मैं अभी भी यही कहता हूँ और मैं आपके ऊपर छोड़ के जा रहा हूँ कि व्हाट इज़ द रेलेवेंस ऑफ गांधी इन 21st सेंचुरी। आप सोचिएगा, आप कल्पना करिएगा। एक और डिबेट इसके ऊपर आती है कि अगर गांधी जी नहीं होते तो भारत की आज़ादी का आंदोलन कैसा होता। खैर ये डिबेट के ऊपर भी चर्चा करेंगे। दोस्तों एक डिबेट बहुत चलती रहती है कि गांधी जी नहीं होते तो भारत की आज़ादी का आंदोलन कैसा होता। देखिए, भारत की आज़ादी या भारत को आज़ादी मिलती, इसमें कोई दो राय नहीं है। मतलब डीकोलोनाइजेशन, जिसे उपनिवेशीकरण या उपनिवेशवाद के रूप में हम पहचानते हैं, वो तो होना था। सवाल ये है कि भारत की आज़ादी का आंदोलन की दिशा क्या होती, उसमें ऊर्जा कैसे होती। भारत आज की तारीख में हमको जैसा दिख रहा है वो मिलता कि नहीं मिलता, वो एक बहुत बड़ा ओपन एंडेड
डिबेट है जिसके ऊपर बहुत सारे मत ममांतर ऑथर्स के और ओपिनियंस के हो सकते हैं। कहने की बात मेरी ये है कि हिंसा होने की शक्यता ज़्यादा थी। हिंसा जितनी होती उतनी ही उसको सप्रेस करने के मौके सरकार ढूंढती, उतने ही इश्यूज़ हमको देखने को मिलते हैं नेशनलिज्म के अंदर से ही। दूसरी बात, भारत जो एक आज की तारीख में हमको यूनिफाइड कंट्री के रूप में मिल रहा है, शायद तक इसमें ज़्यादा बंटवारे होने की शक्यता थी, शायद तक ना भी हो सकता था। तीसरी बात यह है कि सरकार के ऊपर जो मॉरल अपराइटनेस और मॉरल अथॉरिटी क्रिएट की गई थी लीडरशिप के द्वारा, वो शायद हम ये कह सकते हैं कि ना होती, क्योंकि जितनी हिंसा होती सरकार उतना हिंसा यूज़ करती। तो मॉरालिटी बेस्ड जो पूरा नेशनल मूवमेंट है कि नैतिकता के रूप में हमारा अपर हैंड है कि देखो हम शांतिप्रिय रूप से आंदोलन कर रहे हैं, तुम हमको हिंसा करके सप्रेस कर रहे हो, तुम्हारा गलत दिख रहा है, पूरी दुनिया में मैसेज गया है। और ये मैसेज गया था 1930 के दौर में, जब गांधी जी सिविल डिसोबीडियंस की शुरुआत करते नमक सत्याग्रह की। और इस दौर के अंदर जब धरासना बारडोली के पास जो नमक की इंडस्ट्री थी, फैक्ट्री, वहाँ धरासना सॉल्ट वर्क्स के अंदर जब आंदोलन हो रहा था, गांधी तो खैर जेल में थे तब बड़ी मात्रा में सरकार ने लाठी चला के पुलिस को भेज के बहुत लोगों को मारा था, पर किसी एक आंदोलनकारी के द्वारा पत्थर नहीं उठाया गया। और ये दर्शा रहा है कि अहिंसा के आधारित जब कोई आंदोलन करते तो उसकी गूंज पूरी दुनिया में जाती है और सामने वाले के दिमाग के ऊपर भी पड़ रही है कि यार हम कर क्या रहे हैं। उनको गिरबान में झांकने के लिए मजबूर किया गया ब्रिटिश हुकूमत को। ये शायद तक इंडियन नेशनल मूवमेंट में ना होता, आज़ादी शायद डिले होती या शायद जल्दी आ जाती। जल्दी आने की शक्यता उस टाइम की पॉलिटिकल कंडीशंस को देखते हुए तो थोड़ी अलग लग रही थी, बट डिले होने की शक्यता ज़्यादा थी। तो बहुत सारे ओपिनियंस है। इन गांधी जी के कंट्रीब्यूशन को हम कभी इग्नोर नहीं कर सकते, ना ही कभी भूल सकते। मैंने आपको बताया जैसे कि पूरी वर्ल्ड के नेशनल मूवमेंट्स को उन्होंने इम्पैक्ट किया है, अफ्रीका से लेकर अमेरिका तक के अलग अलग पीरियड्स में अलग अलग लीडर्स को मोटिवेट किया गया है। इनफैक्ट गांधी ही थे जो आज का 2 अक्टूबर का जो दिन है बड़ा प्रोमिनेंट है, क्योंकि यही दिन एक और महापुरुष की जयंती आती है, लाल बहादुर शास्त्री जी की। आप देखिए शास्त्री जी कोइंसिडेंट है कि उनका बर्थडे भी 2 अक्टूबर को है, आज उनकी भी जयंती है। और शास्त्री जी के लिए सबसे पहले मोटिवेटिंग फैक्टर कोई थे, वो गांधी जी थे। क्योंकि शास्त्री जी जब मैच्योर होके नेशनल मूवमेंट की तरफ झुक रहे थे, तब ही वॉज द पर्सन हु गॉट मोटिवेटेड बाय मोहनदास करमचंद गांधी। यू कैन इमेजिन कि वन पर्सनालिटी इज़ क्रिएटिंग अ न्यू रंग ऑफ लीडरशिप। और यही लीडरशिप के रूप में आज़ादी के बाद हमको पता चलता है कि गांधी जी की ही विजन को शास्त्री जी ने रीमॉडिफाई किया। 65 की लड़ाई चल रही है, भारत में फूड क्राइसिस है, चाइना के साथ 62 में ऑलरेडी हम लोग मात खा चुके हैं, जय जवान जय किसान का नारा दिया गया, मॉडिफाई किया गया। स्वामीनाथन साहब 2 दिन पहले गुजर चुके, उनकी साथ लेके कैसे भारत के अंदर एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन का, ग्रीन रिवॉल्यूशन का आधार बनाया गया। जो गांधी जी ने सोचा था हिंद स्वराज के दौरान कि एक ऐसा भारत होगा जहाँ खाने पीने की कमी नहीं होगी, जहाँ लोग अपनी फूड प्रोडक्टिविटी सेल्फ सफिशिएंट कर पाएंगे, वो गांधी जी के बताए रास्तों के ऊपर ही हुआ। और उसमें डिसेंट्रलाइजेशन भी हुआ। ये पूरा का पूरा ग्रीन रिवॉल्यूशन जो हुआ उसमें किसानों के द्वारा बहुत बड़ा योगदान है। तो कहने की बात मेरी ये है कि गांधी के विचारों से आप शायद सहमति नहीं रखते होंगे, बहुत मुद्दे ऐसे होंगे जिनका, जैसे नेहरू जी और पटेल जी का भी मत ममांतर था। इसका मतलब ये नहीं था कि उनकी प्रासंगिकता और उनकी रेलेवेंस आज के दौर के अंदर हमको नहीं मिलती है, नहीं दिखती है। आज के न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के जितने भी प्रॉब्लम्स है, जितने भी इश्यूज़ है, चाहे टेररिज्म हो, कंट्रीज़ के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो, अग्रेशन हो, सोशल क्राइसिस हो, इन सब क्राइसिस को और इन सब प्रॉब्लम्स को एड्रेस किया जा सकता है बाय गांधीयन थॉट एंड बाय द गांधीयन एथिक्स एंड द गांधीयन वर्च्यूज़। दोस्तों, आपको आज का दिन तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, बट कहने की बात मेरी ये है कि एक ऐसे लीडर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग जब गांधी जी की बात करते हैं तो 30 साल का कंट्रीब्यूशन मैं ये कहूँगा कि अगले 300 साल या 3000 साल तक रेलेवेंस बना के गए हैं। 1948 में गांधी हमारे बीच चल बसे बिरला हाउस के अंदर, जो दुखद वाक़या हुई उसके बाद, बट मेरा ये मानना है कि विचारों के रूप में आज की तारीख में भी हमारे साथ ही हैं। 2 अक्टूबर की आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। मेरा नाम है प्रतीक नायक। आपको ये सेशन कैसा लगा ज़रूर से हमें कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। हेलो फ्रेंड्स, वैसे तो मैं हमेशा यही बात बोलता हूँ कि महात्मा गांधी की फिलॉसफी, उनके थॉट प्रोसेस को समझने में हमें 2 जन्म, शायद उससे भी ज़्यादा लग जाएंगे, तब भी शायद हम उसका एक फ्रैक्शन ही समझ पाएंगे। लेकिन आज महात्मा गांधी की जयंती पर मुझे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉलिटिकल थॉट आया।
एक बार महात्मा गांधी से पूछा गया कि आपको कैसे विश्वास है कि हम लोग क्विट इंडिया मूवमेंट के बाद अब ब्रिटिशर्स हार जाएंगे। तो महात्मा गांधी ने कहा कि हम लोग स्टेज 3 पर पहुंच गए आउट ऑफ द मैक्सिमम पॉसिबल स्टेजेस ऑफ स्टेज 4। अब इतना कॉन्फिडेंस का मतलब क्या है? और महात्मा गांधी ने समझाया कि फर्स्ट दे विल इग्नोर यू, देन दे विल laugh at you, then they will fight. This is stage 3, and then you will win. That is stage 4. So हम लोग third stage और the fourth stage पे है. We will absolutely win. जब अपनी philosophy, अपने thought process पर इतना confidence होता है ना, तभी इंसान इतने clarity से बात कर पाता है. I hope we learn something from the great Mahatma Gandhi.